ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हमारे क्लास के कौन से दिन है मिस्टर अंकुर? फोर्थ डे। या देखो माय स्टूडेंट्स, मैंने जानबूझकर पहले 3 क्लासेस आपके लिए यह देखने के लिए कि 3 क्लासेस लेने के बाद मैं फिर आपसे कुछ बात करूंगा। आपके इस साइट पर 2 तरह के स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। एक तरह के स्टूडेंट्स हैं जो यूपीएससी में बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा वर्क कर रहे हो हमारे साथ। दीज आर मच मोर कंफर्टेबल। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हो जिन्होंने अभी बिगिन किया है, जिन्होंने बस उसमें कदम रखा है। तो क्या होता है कि आपको थोड़ी सी असुविधा हो रही होगी और थोड़ी सी असुविधा हो भी रही है, मैं देखता हूं। मैं सबसे पहले उन फ्रेशर बच्चों को संदेश देना चाहूंगा। मेरी तरफ से एक मैसेज है, उसको आप गौर से सुनिए। आप धैर्य रखकर मेरे साथ 10 to 15 डेज काम करिए, क्योंकि जो मैं आपको मेथड बता रहा हूं वह सबसे सरल मेथड है। और हिस्ट्री इज द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, इसीलिए मैंने हिस्ट्री से भी पकड़ा है। और यहीं से आपके बाकी विषयों की, चूंकि यह जननी है, ये मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, तो वहां से बाकी विषयों की भी गुत्थियां खुलेगी। हिस्ट्री में एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट क्या होता है कि इसमें थोड़ा घटनाक्रम भी होते हैं, तो उसके सहारे आप आगे बढ़ा लेते हो कहानी को। लेकिन जो बिल्कुल ही विचारधारा बेस्ड सब्जेक्ट है, उसमें तो आपको और भी एनालिसिस और विचारधारा ज़्यादा बढ़ेगी। वैसे मैं आपको बताऊं कि सिविल सेवा में, परीक्षा में या स्टेट सर्विसेज में कहीं भी आप जाते हो तो थोड़ा सा आपको एनालिटिकल होना पड़ता है। सिविल सर्विसेज में थोड़ा सा ज़्यादा एनालिटिकल होना पड़ता है और बाकी स्टेट्स में थोड़ा सा कम एनालिटिकल होना पड़ता है। तो मैं आपको बताना चाहता कि थोड़ा आप अपने माइंड को एक डायरेक्शन लेने दो, थोड़ा सा टाइम दो। आप अगर चाहोगे कि भाई हम पहले क्लास से समझने लगे, तो वो आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आपका दिमाग उसके लिए अनुकूलित है नहीं। आपकी जो स्कूली शिक्षा और विश्वविद्यालय शिक्षा हुई है, मैं हमेशा इस बात पर आंसू बहाता हूं, ये आपकी नहीं, हमारी शिक्षा पद्धति का दोष है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि बच्चों को बचपन से, स्टूडेंट्स को रोट लर्निंग कराई जाती है। रोट लर्निंग का मतलब हुआ स्कूल डेज में भी और कॉलेज डेज में भी कि आप अमुक चीज के इतने पॉइंट्स आप याद रखो, और पैराग्राफ टू पैराग्राफ कई बच्चे याद रखते हैं और 5 या 6 क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में रट कर लिख देते हैं। तो वहां तक तो चलिए वो क्वालिफाई कर जाते हैं, कई बार अच्छे मार्क्स भी यूनिवर्सिटी पैमाने पर आ जाता है। लेकिन जब वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते हैं तो यहाँ पर स्काई इज द लिमिट। जो आपने क्लास 12 से लेकर और ऑनर्स तक जितना सिलेबस कवर किया है, उतना आपका यूपीएससी या स्टेट सर्विसेज में किसी एक सब्जेक्ट का सिलेबस होता है। तो उसमें दिक्कत यह आती है कि उसमें अगर आप चाहोगे कि मैं रटकर सीखूं तो वो नहीं हो पाता है, तो समझ कर सीखना पड़ता है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हु हैव जस्ट इंटर्ड इनटू 18 ईयर्स ऑफ एज, कई बच्चे हो जो क्लास 12 के स्टैंडर्ड पर भी हो। मैं सबको विश्वास दिलाता हूं कि आप ध्यान रखिए और विश्वास रखिए। इस अभी तक आपका हमने इसीलिए अपना पूरा प्रोग्राम अनफोल्ड नहीं किया है, जस्ट हमने बस बिगिन की है। अगर आपको जरूरत होगी तो मैं दोबारा उस क्लास को रिपीट करके आपको क्लियर कर दूंगा। आप लोग बिल्कुल ही धैर्य से बिंदास होकर पढ़ाई करिए। और जैसे आपने मॉडर्न हिस्ट्री से मैंने जानबूझकर शुरू किया। आप कह सकते हैं एंशिएंट, हाँ ठीक है। मैं इस बात का हमेशा समर्थक रहा हूं कि इतिहास की धारा या कोई भी सोशल साइंस की धारा है, वो जानी चाहिए फ्रॉम बॉटम टू टॉप। उस लिहाजन कहोगे तो एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री पहले आना चाहिए। लेकिन मैं पढ़ाने के क्रम में सिर्फ इस बात को ध्यान में रखकर कि स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाजनक हो, हम मॉडर्न हिस्ट्री से इसलिए आरंभ करना पसंद करते हैं। क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में क्या होता है कि आपके बहुत, जैसे अब वर्ल्ड हिस्ट्री से मैं शुरू कर सकता था, आई हैव अवॉइडेड वर्ल्ड हिस्ट्री की मैंने चर्चा तक नहीं की, क्योंकि अभी मैंने समझा कि बच्चे अभी उसके लिए अनुकूलित नहीं हैं। लेकिन जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, उससे आप वाकिफ होते हो। कई बार आप कहानियों में गांधी नेहरू के बारे में बहुत कुछ सुने होते हो, इवन यू आर फैमिलियर विद द कैरेक्टर्स एज वेल, आप कैरेक्टर्स से भी वाकिफ होते हो। तो इन सब से वाकिफ होने की वजह से आप ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री में कोप अप कर सकते हो। तो आप यही मानकर चलो कि अगर मॉडर्न हिस्ट्री में दिक्कत होगी तो बाकी सारी कुछ में दिक्कत होगी।
तो फिर समस्या यहाँ पर हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री या अगर हम एंशिएंट से शुरू कर दें, मिडिवल से शुरू कर दें, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है कि दिमाग में भी कोहेसिव आइडियाज आना चाहिए, जैसे एनालिटिकल सोच होनी चाहिए। तो एनालिटिकल सोच में टाइम लगता है, क्योंकि आपने अब तक रूट लर्निंग के थ्रू पढ़ा है। अब रूट लर्निंग से आई हैव टू मेक यू अ थिंकिंग क्रिएचर। अब हम आपको दूसरे डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। उसमें एक सर्टेन जेस्टेशन पीरियड होता है। माय स्टूडेंट्स, आपको कर्म की प्रक्रिया का निर्वाह करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप कर्म की प्रक्रिया का निर्वाह नहीं करोगे तब तक फल प्राप्ति नहीं होगी। तो दैट्स व्हाई इट्स माय इंस्ट्रक्शन। मैं हर कदम पर आपके साथ हूं, हर स्टेप पर आपके साथ हूं। और अगर एक क्लास समझ में नहीं आएगी, मैं उसको दोहरा दूंगा, आई विल रिपीट इट। आप लोग धैर्य मत छोड़ना, हिम्मत मत छोड़ना, क्योंकि आप टेक ऑफ स्टेज पर आ रहे हो। आप हमारे प्रोग्राम को अनफोल्ड होने दो। हमने आपको पहले लेक्चर में जो खान साहब के साथ विश्वास दिलाया कि हमें एक सोच बदलना है, क्योंकि हम जानते हैं कि विश्वविद्यालयी शिक्षा और स्कूली शिक्षा के स्तर पर कितनी कमियां बनी रह गई है। उन कमियों को सुधारना है। जब तक आप अपने आप पर विश्वास नहीं करोगे तब तक हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे। हमें आगे बढ़ने के लिए आपका भी इक्वल कोऑपरेशन चाहिए। आपको उस सोच से आगे बढ़ना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा स्ट्रेस लेना पड़ेगा। देखिए, एक मैं आपको बताता हूं कि चूंकि हमने तो बहुत सारे बुक्स पढ़े हुए हैं लर्निंग पर, हाउ टू लर्न, हाउ टू रीड, हाउ टू डिलीवर। मैंने बहुत सारे बुक्स पढ़े हैं फॉरेन स्टैंडर्ड के और बहुत सारे फॉरेन स्कॉलर्स के। तो उसमें एक महत्वपूर्ण महानुभाव है, उन्होंने लिखा कि अगर कोई आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा है और आप 100% के 100% उसी तरह से ग्रैस्प कर रहे हो, 100%, तो इसका मतलब है कि आप उतना ही ज्ञान प्राप्त कर रहे हो जितना पहले से आपका है, उसमें थोड़ा बहुत आपका इजाफा हो रहा है। लेकिन अगर आपको नई नई बात आ रही जिससे आपके दिमाग पर थोड़ा स्ट्रेस बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि आप नई चीज पा रहे हो, तो अपने आप को ओपन करने की कोशिश करो। अगर आप भी उसी लेवल पर रह जाओगे जिस पर अभी आप हो, तो आपकी यात्रा आगे कैसे बढ़ेगी। इसलिए बिल्कुल बेफिक्र रहो। आज के बाद कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो, डायरेक्ट यू हैव टू टॉक टू मी, डायरेक्ट आप हमसे बात करो। और हमने आपको, मिस्टर अंकुर को हमने बैठाया हुआ है, और मैं हर 10-20 मिनट के बाद आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता हूं। हम आपकी उपस्थिति को विजुअलाइज करते हैं कि आप हमारे सामने बैठे हुए हो। तो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ लूजिंग द पेशेंस, यू हैव टू कंटिन्यू फ्रॉम हियर। तो मिस्टर अंकुर, क्या कहना है इन लोगों का, शुरू करें? हाँ बोलो। देखो, जब आप अंग्रेज कहते हो तो अंग्रेज में क्या है कि देखो, वैसे अगर अलग अलग कहोगे तो ब्रिटेन कायदे के हिसाब से जिसको यूनाइटेड किंगडम कहते हो, वो 4 पार्ट है उसमें। जैसे उसमें आप देखोगे तो उसमें इंग्लैंड भी है, उसमें वेल्स भी है, उसमें आयरलैंड भी है, उसमें स्कॉटलैंड भी है। तो इसमें 4 पार्ट है। लेकिन जब आप एक कॉमन अंग्रेज शब्द बोलते हो तो अंग्रेज शब्द का मतलब ही होता है कि जो भी ब्रिटिश है, सारे ब्रिटिश के लिए तुम अंग्रेज बोलते हो। घबराओ मत सपना, तुम आंसर को ऐसा करना लिखने के बाद। अभी अभी सपना, पहले आंसर राइटिंग अभी मत करना। लेट मी गिव सम टाइम। आप हमको थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा हम आंसर राइटिंग पर चर्चा कर देंगे। अभी आपके क्लास को हम धीमा धीमा ही ले चल रहे, ताकि आप लोग हमसे जुड़ सको। और हम उन बच्चों को फिर कहते हैं जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, वो पेशेंस रखेंगे। हम 6-7 दिनों के बाद उनसे पूछेंगे कि अब वो कैसा फील कर रहे हैं, और मेरा विश्वास है कि वो बताएंगे कि हम अच्छा फील कर रहे हैं, क्योंकि हमारा अपना अनुभव है, हमारा अपना एक्सपीरियंस है। हम इस बात को जानते हैं कि कितने आंच पर मांस पकता है। आपको उतना ही आंच देंगे, घबराइए नहीं। आप उतना हीट महसूस नहीं करेंगे। अब कहोगे भाई मैंने 3 क्लासेस मैंने तरीका के हिसाब से इसलिए लिए, इन 3 क्लासेस से आपके रिस्पॉन्स पता चलेंगे कि आप कैसे चीज़ों को समझ पा रहे हो, आप चीज़ों को कितना ग्रेस्प कर पा रहे हो। और जैसे जैसे हमें आपके रिस्पॉन्स के बारे में और आपके लेवल के बारे में पता चलेगा, हम अपने आप को उसी के अनुसार ढालते चलेंगे। और मिस्टर अंकुर, मध्य गंगा निर्मला है।
निर्मला, ये तुम्हारा प्रश्न एंशिएंट का है, लेकिन मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मैं पहले इस प्रश्न को सार्वजनिक करूं। निर्मला का प्रश्न यह है कि मध्य गंगा घाटी में कृषि अर्थव्यवस्था के विकास ने बौद्ध पंथ के उद्भव का मार्ग कैसे प्रशस्त किया। निर्मला ने बड़ी आसानी से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया, और जबकि मॉडर्न हिस्ट्री में ये अभी काम हो रहा है, उसके बाद हम अगर एंशिएंट की तरफ जाते हैं तब तो ये फ्रेशर बच्चे हैं वो तो और उधर कंफ्यूज होंगे कि भाई अब सर उधर चले गए। तो निर्मला, थोड़ा सा मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि जब तक हम एंशिएंट पढ़ाएंगे तो आपको एंशिएंट में मैं फिर डिटेल्स में पढ़ाऊंगा, तब तक आपको थोड़ा सा पेशेंस बरतना पड़ेगा। और मैं इस प्रश्न का तो जवाब दे देता हूं, लेकिन आगे से ध्यान रखना, अभी जो टॉपिक चल रहा है उसी से प्रश्न करो ताकि बाकी बच्चों को असुविधा ना हो। देखो, मध्य गंगा घाटी का मोटे तौर पर मतलब है जो इलाहाबाद, आप इलाहाबाद जहां गंगा यमुना का संगम देखते हो, मानचित्र पर देखो, वहां से लेकर बिहार की तरफ बढ़ते जाओगे, एक लकीर आपको चली जाएगी पूरब की तरफ, वो भागलपुर की तरफ। तो भागलपुर, उन दोनों के बीच, बिहार भागलपुर और इलाहाबाद के बीच के भूभाग को हम मध्य गंगा घाटी कहते हैं। वो गंगा घाटी काफी उपजाऊ थी, लेकिन उसमें घने जंगल थे। तो जब घने जंगल को साफ किया गया और फिर आबाद करके उसमें, जैसे कहते हैं कि आर एस शर्मा कहते हैं लोहे के उपकरणों का, हालांकि लोहे के उपकरणों की धारणा अब खंडित हो रही, फिर भी लोहे के उपकरणों से जंगलों की सफाई हुई। क्योंकि वो गेहूं उत्पादक ऊपरी गंगा घाटी की तुलना में चावल उत्पादक मध्य गंगा घाटी ज़्यादा उपजाऊ था, तो उसने उत्पादन अधिशेष उत्पन्न किया, जिस कारण से शिल्पों का विकास हुआ, माने उद्योगों का विकास हुआ, और मुद्रा यानी मुद्राओं का प्रचलन शुरू हुआ। पहले आहत सिक्के, पंचमार्क कॉइन्स आए, और फिर नगर वहाँ पैदा हुए। तो उनका कहना है कि देखिए, जैसे बुद्धिज्म को, इससे 2-3 कारणों से बुद्धिज्म का उद्भव हुआ। एक तो यह हुआ कि आर्थिक विषमता बढ़ी, तो आर्थिक विषमता ने आर्थिक तनाव को जन्म दिया, तो एक दुखवाद का दर्शन प्रशस्त हुआ। तो जो दुखवाद का दर्शन है, वह दुखवाद के मतलब, मेरे कहने का, जब पहली बार जो समाज में आर्थिक विषमता आई तो कुछ लोग थे जो वंचित शोषित थे, उनके मन में एक प्रतिक्रिया होने लगी, उनके मन में कुछ दुखवाद। तो बुद्धिज्म का जो दुखवाद का दर्शन है, वो दुखवाद का दर्शन इसलिए सफल रहा क्योंकि कुछ लोग उनके क्लाइंट बने, जो उनके फॉलोअर्स बने, जो अब दुखी महसूस कर रहे थे आर्थिक विषमता के युग में। खैर, ये तो एक फैक्टर है। कंक्रीट फैक्टर कहोगे तो जब कृषि अर्थव्यवस्था का प्रसार हुआ तो उसके बाद अब बड़ी संख्या में पशुधन की जरूरत हुई कि वे पशुओं की सहायता से खेती की जाए। उधर वैदिक यज्ञ में पशुओं को बलि दी जाती थी, तो अब पशुओं को बलि दी जाती तो खेती विकसित कैसे होगी। तो वैसी स्थिति में बौद्ध और जैन पंथ अपना दर्शन लेकर पहुंचा। तो बौद्ध पंथ ने अहिंसा पर बल दिया, यानी पशु हत्या पर पाबंदी की बात की, तो उससे कृषि अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिला। इसलिए जो गृहस्थ थे उस समय, गृहस्थ जिनको गृहपति बोलते हैं, उन्होंने बौद्ध पंथ को समर्थन दिया। उसी प्रकार से उसमें व्यापार का विस्तार हो रहा है, कृषि अधिशेष व्यापार को प्रोत्साहन दे रहा है। तो व्यापार का तकाजा है कि हम मुनाफा अर्जन को प्रोत्साहन दे और ब्याज लेने और देने को मतलब उचित ठहराया जाए। लेकिन वैदिक धर्म था, वो ब्याज लेने को और मुनाफा लेने को अनैतिक कहता था, तो उसे तो व्यापार को धक्का लगता। अब जो बौद्ध पंथ है वह ब्याज लेना और मुनाफा अर्जन को उचित ठहरा रहा। तो चूंकि वह उचित ठहरा रहा, इसलिए तुम देखोगे उसे बौद्ध पंथ को व्यापारियों का समर्थन मिल गया, तो गृहस्थों का समर्थन मिल गया, व्यापारियों का समर्थन मिल गया। इस तरह से बौद्ध पंथ के उद्भव का मार्ग प्रशस्त हो गया। तो निर्मला, मैंने इस प्रश्न का तो जवाब आपको दे दिया, लेकिन आगे से मैं एक सजेस्ट करूंगा कि आप मॉडर्न तक ही सीमित रखना, क्योंकि बाकी बच्चे इतने सारे जुड़े हुए हैं, वो अभी एंशिएंट और मेडिवल दूसरी तरफ जाएंगे तो उन्हें असुविधा हो जाएगी। नहीं, हिस्ट्री में तिथियां उल्टी नहीं चलती है। स्वयं तुमको मैथमेटिक्स का ज्ञान तो अवश्य होगा, मेरा विश्वास है। तो तुमने डिजिट्स के बारे में, 2 प्रकार के डिजिट्स के बारे में सुना होगा। एक सुना होगा पॉजिटिव डिजिट्स, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरा सुना होगा नेगेटिव डिजिट्स। नेगेटिव डिजिट्स -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो आप नेगेटिव डिजिट्स में जरा सोचो, आप -10 और -5 में मैं पूछूं कौन बड़ा है, तो आप क्या कहोगे? -5 ही कहोगे, क्योंकि जब नेगेटिव डिजिट्स होता है तो उल्टा काउंट करते हो, 10 -10 -9 -8 -7 -6 -5। और अगर पॉजिटिव डिजिट्स है तो आप उसको फिर उल्टा काउंट करोगे, 1 2 3 4 5।
तो मैं पूछूं कि 1 अंक बड़ा है या 5 अंक बड़ा है, तो आप कहोगे 5 अंक बड़ा है। और मैं पूछूं कि -1 बड़ा है या -5 बड़ा है, तो कहोगे आप -1 बड़ा है। तो ये फार्मूला लागू हो जाता है वहां। तो जब आप ईस्वी कहते हो तो हो जाता है 2000 ईस्वी से लेकर 3000 ईस्वी के बीच, तो उसमें 1000 आपने काउंट कर लिया, 1000 वर्ष का इजाफा हुआ। लेकिन अगर आपको कहना होगा 3000 BCE माने 3000 ईसा पूर्व से लेकर, तो आप ऐसा नहीं कर सकते 2000 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व। आपको कहना पड़ेगा 3000 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व, क्योंकि 3000 ईसा पूर्व पहले घटित होगा और फिर 2000 ईसा पूर्व आएगा, तो वहां उल्टा काउंटिंग होगी। शोएब को मैं समझा पाया? शोएब कंफर्म करो। हेमंत है, वो पूछ रहे हैं सर शब्द किनका है क्वेश्चन? ये हेमंत। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। तुमको आंसर राइटिंग मैं सिखाऊंगा, उसके लिए जो मैं यहाँ से PDF फॉर्म में भेजूँ, तो उसमें जो मैं शब्द चयन करता हूँ तो मेरी नकल करने की कोशिश करो, एंड इट विल टेक टाइम। मैंने पहले ही कहा कि मैंने फ्रेशर बच्चों को भी कहा है कि इसमें टाइम लगेगा, उतना तुमको कर्म की प्रक्रिया का निर्वाह करना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि आजकल के स्टूडेंट्स जो हैं वो कर्म की प्रक्रिया का निर्वाह नहीं करना चाहते, सभी को सफलता की जल्दबाजी है, हमें भी सफलता की जल्दबाजी है। अगर बताओ मुझे, अगर कम पढ़ाने से तुम लोग सफल हो जाओ, इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी? तुम भी चैन से बैठोगे, मैं भी चैन से बैठूंगा। लेकिन मैं जानता हूं इस बात को कि हमें भी कराचूर मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें भी कराचूर मेहनत करनी पड़ेगी। हमने क्या कहा कि हमने खान साहब से मिलकर प्लान भी किया है कि तुम लोगों के लिए कितनी तरह से तुम्हें, जैसे तुम कहते हो कि हमें लिखने में दिक्कत होती है, मैं तो कहता हूं तुम लोग अभी पढ़ के समझ ही नहीं सकते। मैं तुम्हें, देखो, मुझे तुम्हारी समस्या का अच्छी तरह समझ है, तुम मेरा समाधान अभी नहीं समझ पा रहे हो। मैं तुम्हारी बीमारी समझ रहा हूं, तुम मेरी चिकित्सा अभी नहीं समझ पा रहे हो। देखो, मैं इस बात को बखूबी जानता हूं। तुम कहते हो मैं लिखने में दिक्कत होती है, और मैं कहता हूं अभी तुम लोग पढ़ नहीं पा रहे हो। तुम लोग रीडिंग देख के रीडिंग से कैसे खींचा जाता है वो कला पता नहीं है, इसलिए तुम्हें फास्ट रीडिंग और हाउ टू कॉम्प्रिहेंड द थिंग्स, इस पर मैं कॉम्प्रिहेंशन का प्रैक्टिस तुम लोगों को करवाने वाला हूं, और ये हमारी पूरी टीम उसको करवाएगी। अनुपलता, कल मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, याद होगा आपको, कि इतिहास की भू प्रकंपी लड़ाइयां पानीपत में ही क्यों घटित हुई। फिर भी अनुपलता, अगर आपका यह प्रश्न आया है तो इसका मतलब है कि आपने कल की बात को या तो नहीं समझा या कल वाले लेक्चर को आपने नहीं देखा है। अगर दोनों में से कोई एक स्थिति है तो अनुपलता इसको जरूर आप क्लियर करो कि कौन सी स्थिति है। आपने कल का लेक्चर नहीं देखा है या कल का लेक्चर देखा, इस बात को नहीं समझा। मैंने क्या कहा कि आपको इंडिया का टोपोग्राफी देखना पड़ेगा। जैसे आप अगर पंजाब में आओगे तो कोई भी जो विदेशी सेना होती थी वो जब पंजाब क्रॉस कर लेती थी, यानी पंजाब को जीत लेती थी, तो एक हरियाणा का खाली मैदान मिलता था। तो पंजाब क्रॉस करने के बाद हरियाणा से दिल्ली के बीच कोई चौक पॉइंट नहीं, कोई अवरोधक नहीं था। तो जब वो सेना अब दिल्ली के पास आ जाती थी तो एक चौक पॉइंट मिलता था, वो था पानीपत। चौक पॉइंट है कि जहां अवरोधक, जहां अवरोध किया जा सकता हो। तो जब वो चौक पॉइंट मिलता था तो उस चौक पॉइंट पर सेना को रोकने का वो प्रयत्न करते थे, और जब चौक पॉइंट पर सेना को रोकने का प्रयत्न करते थे तो दिल्ली आधारित कोई भी जो शक्ति होती थी, वो दिल्ली आधारित शक्ति उसी चौक पॉइंट पर सेना को रोकने का प्रयत्न करती थी। और जब वह उस चौक पॉइंट पर रोकने का प्रयत्न करती थी तो वहीं पर पानीपत में ही बैटल हो जाता था। तो इसीलिए पानीपत का फर्स्ट बैटल भी हुआ, सेकंड बैटल भी हुआ, थर्ड बैटल भी हुआ। चौक पॉइंट का मतलब होता है जहां मतलब कंजस्टेड जगह हो, जहां पर रोका जा सकता है। जैसे खुला मैदान में लड़ने में सुविधा नहीं होगी ना, और अगर कहीं कोई पॉइंट है जहां पर घेरा जा सकता है सैनिकों को, तो पानीपत उस तरह की जगह थी। देखो, करताज पद्धति तो कल मैंने बताया नहीं था, मुझे आज बताना है। देखो, उसमें होता क्या था कि जो पुर्तगीज लोग होते थे, तो पुर्तगीज व्यापारी व्यापार करने सबसे पहले आए। जैसे आपको सूचना मिलती है कि सबसे पहले आए पुर्तगीज ने, जैसे वास्को डिगामा ने खोज की, तो 1498 में खोज की। उसके बाद वास्को डिगामा वहां से चला गया, और वो जब यहाँ से जा रहा था तो पहले मैं आपको बताऊं कि जब वो इंडिया, यही इंडिया का देखो ये मैप है, तो अब ये मालाबार तट पर यहाँ उतरा है। तो जब मालाबार तट पर उतरा तो जिसी समय वो कालीकट में उतरा उसी समय
अरब व्यापारी, क्योंकि उस समय पूरे व्यापारिक एकाधिकार, जैसे व्यापार का जो था वो व्यापार का पूरा एकाधिकार अरब व्यापारियों के पास था। तो जब अरब व्यापारियों के पास व्यापारिक एकाधिकार था तो अरब व्यापारियों को अब डर हुआ कि अगर पोर्चुगीज, जैसे वो यूरोपीय किसी कंपनी को, क्योंकि मैंने आपको बताया था कुस्तुनतुनिया का पतन बताया था, मैंने बताया था कि दोनों के रास्ता को ब्लॉक कर दिया था, तो अब अरब व्यापारियों को ऐसा लगा कि अगर हम पुर्तगीज नाविक वास्को डिगामा को उसके पूरा क्रू समेत, माने उसकी जो पूरे दल बल के साथ जो आया है उसको मार डालते हैं, तो फिर यूरोप वाले जानेंगे कैसे इस मार्ग को। क्योंकि देखो पहले जो मार्ग था तो ऐसे लाल सागर से, अरब सागर से ऐसे जाते थे, अरब सागर क्रॉस करके इंडिया में गुजरात तट पर वो चले जाते, या फिर आते भी तो कोरोमंडल तट पर भी, सॉरी अगर मालाबार तट पर भी आते तो ऐसे आ जाते, या हिंद महासागर भी जा सकते थे। लेकिन उनके पास रूट यही था कि लाल सागर से ऐसे होकर आते। अब इन्होंने क्या किया, पूरा चक्कर लगा के, आप मानचित्र पर देख रहे हो, पूरा चक्कर लगाकर ये आए अटलांटिक महासागर से। जैसे देखो यहां पर देखो, ये पूरा चक्कर लगा के, जैसे यहां से चक्कर लगाया और यहां से चक्कर लगा के, ये जैसे लाल सागर से ऐसे ना आके पूरा चक्कर उधर अटलांटिक साइड से लगाकर वो अफ्रीका के तट से और ऐसे आए, और ऐसे आके मालाबार पर ये यहाँ पर स्ट्राइक किया। तो अब इनको डर था कि ये जो पूरा चक्कर लगा के जिस रूट से आए हैं पोर्चुगीज, ये वो इस रूट को जान गए, और जान गए तो अब बाकी सभी यूरोपवासी इधर आएंगे। तो अरब व्यापारियों का इस मार्ग पर एकाधिकार था, और अरब व्यापारी अभी इस मार्ग को नहीं देखे थे, तो उनको लगा कि अब यूरोपवासी हमारे व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर देंगे। तो उन्होंने चाहा कि पहले वास्को डिगामा के मार डाल, लेकिन वास्को डिगामा बड़ा स्मार्ट निकला, और उसी समय वहां का शासक कालीकट का था, वैसे तो नाम उसके वंश का सामुद्रिन था, लेकिन कहलाता था जमोरिन, जो आपने मेरे मैटर में जमोरिन देखा होगा। तो वो जमोरिन था, वो जमोरिन अब अच्छा, जमोरिन को यह लगा कि ठीक है, हमें क्या लगना है, अरब व्यापारी के साथ अगर पुर्तगीज भी व्यापार करते हैं तो सोने में सुहागा है, दोनों व्यापारी आएंगे, दोनों व्यापार करेंगे, हमें तो टैक्स लेने का मतलब है। तो जमोरिन को लगा कि हमारा फायदा है कि वास्को डिगामा बच जाए और यूरोपीय व्यापारियों को संरक्षण मिले। तो जमोरिन ने वास्को डिगामा को बचा लिया। खैर उसके बाद वास्को डिगामा यहां से जहाज पर, एक जहाज मसाले भरकर, जिसमें लौंग, इलायची, दालचीनी, काली मिर्च था, उसको भरकर यहां से चला। जब वो यहां से चलकर और यूरोप में उसको इसी रूट से बस अटलांटिक होते हुए, केप ऑफ गुड होप होते हुए निकल गया। तो जब वो वहां पहुंचता है यूरोप में, और जब वो अपने माल को बेचता है तो 60 गुना अधिक दाम मिला, तो उसकी आंखें चमक गई। तो उसके बाद फिर 1502 में फिर एक बार वास्को डिगामा आया, और वहां के कुछ उसने झगड़े भी किए, और 1505 में डी एल्मीडा आया, और डी एल्मीडा को पहला गवर्नर का पद मिला। और फिर डी एल्मीडा के समय पहले कोचिंग उसका मुख्यालय बना पुर्तगालियों का, और फिर 1509 में ओरमुज एक जगह है, ओरमुज जैसे तुम देखोगे और व्यापारी जगह देखोगे ना, मैं आपको बताता हूं, देखो थोड़ा सा मानचित्र बच्चों, मानचित्र में कल फिर कुछ और मानचित्र आपको भेजता हूं। मानचित्र बनाने की जरूरत नहीं, मानचित्र देखने की जरूरत है। जैसे अरब सागर से आओगे तो एक रास्ता है जो मिस्र के बगल से होकर, मानचित्र तो ज्योग्राफी तो देखा ही होगा हल्का फुल्का किसी छोटे क्लास में भी, तो आप अगर अरब सागर से जाओगे तो एक रास्ता लाल सागर से होकर जाता है। ये जो लाल सागर से होकर रास्ता जाता है, तब स्वेज नहर नहीं था, स्वेज नहर बन गया। तो स्वेज नहर बन जाने से जो अरब सागर है वो सीधा लाल सागर होकर भूमध्य सागर से जुड़ता है, तब वो भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ नहीं था। थोड़ा सा लैंड रूट यहां होता था जो क्रॉस करना पड़ता था किसी भी व्यापारी को। तो इस रूट से पहले जाते थे। फिर एक रूट था जो फारस की खाड़ी होकर, इसमें लैंड रूट थोड़ा ज्यादा था, फारस की खाड़ी होकर जाता था। तो फारस की खाड़ी में दो बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह थे, एक ओरमुज बंदरगाह था, दूसरा बसरा था। तो जो ओरमुज बंदरगाह था वो बड़ा इंपॉर्टेंट बंदरगाह था, और उस बंदरगाह पर कब्जा करने के लिए जितने भी यूरोपीय व्यापारी से सब लालायित होते थे। उसी क्रम में 1509 में तुम देखोगे यहाँ पर इस क्षेत्र पर डी एल्मीडा ने कब्जा किया, और ओरमुज बंदरगाह पर पुर्तगीजों का कब्जा हो गया। और डी एल्मीडा ने एक पॉलिसी चलाई, उसको ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब है कि समुद्र पर नियंत्रण स्थापित करो। और एक बात मैं आपको बताना चाहता कि एशिया में खुले समुद्र की नीति थी, ओपन सी पॉलिसी। मतलब आप भी व्यापार करो, हम भी व्यापार करते हैं, हम एक दूसरे का रास्ता नहीं काटेंगे।
हमारा भी व्यापार होगा, आपका भी व्यापार होगा। ये कॉमन प्रॉपर्टी है। समुद्र समुद्र पर कोई एकाधिकार नहीं कर सकता। पोर्चुगीज ने इस मान्यता को तोड़ दिया। पोर्चुगीजों के पास सबसे सशक्त नौसेना थी, तो पोर्चुगीजों ने अब क्या किया कि सशक्त नौसेना के बल पर समुद्र पर कब्जा कर लिया, और जो भी भारतीय व्यापारी या भारतीय जहाज व्यापार के लिए आते उसको कहते कि समुद्र में नहीं आने देंगे, पहले तुम हमसे एक परमिट खरीदो, हम परमिट का पैसा लेंगे, तुम हमसे परमिट खरीदो, और अगर परमिट खरीद लेते हो तो निश्चिंत रहो, इस रूट से तुम चलो। हमारा जो जहाज है, रक्षात्मक जहाज, हमारा सैन्य जहाज है, वह तुम्हारे जो शिप है उस शिप को प्रोटेक्ट करेगा, उसकी रक्षा करेगा, उसको एस्कॉर्ट करके ले जाएगा, सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देगा। लेकिन अगर तुमने हमारा परमिट नहीं खरीदा तो तुम्हारे जहाज को युद्ध का माल समझ के हम डुबो देंगे। वही जो परमिट खरीदते थे उसी परमिट को कहते थे करताज। तो उसी करताज व्यवस्था उसी को कहते। तो ये करताज व्यवस्था की शुरुआत पुर्तगीजों ने कर दी। तो भारतीय अब जो व्यापारी थे या जो भारतीय शक्ति थे, भारतीय राज्य थे, उन सबको परमिट खरीदना पड़ता था। मैं आपको बताऊं कि आपको आश्चर्य होगा कि मुगल इंपेयर जो इतना पावरफुल था, तो मुगल सम्राट को 2-4 जहाज तो वो कॉम्प्लीमेंट्री दे देते थे, परंतु 2-4 जहाज के बाद वह मुगल बादशाह से भी परमिट खरीदने की उम्मीद करते थे, करताज खरीदने की उम्मीद करते थे। इसी को कहते हैं करताज व्यवस्था। माय स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया? विशेषकर जो हमारे फ्रेशर बच्चे हैं वो सब साइट पर आए और आके बताएं कि किनको क्या असुविधा है, मैं उसे दूर करूंगा। आप लोग अपने पेशेंस को मत लूज करना। और बोलो, कोई अगर फ्रेशर है विशेषकर उसकी बात बताओ। आप लोग अभी से जो लिखोगे उसमें लिखोगे फ्रेशर, फ्रेशर लिख देना उस पर, हम समझ जाएंगे, हम उसको आपको अपने ढंग से टैकल कर लेंगे। पहले 8वीं कक्षा की एक बार एनसीईआरटी पढ़ लो मनीष। अगर उसके बाद तुम्हारे पास टाइम मिलता है तो तुम बिपिन चंद्रा भी अवश्य पढ़ना। लेकिन मैं तुम्हें यह कहूंगा कि जो एनसीईआरटी है वो एनसीईआरटी को अवश्य पहले एक बार पढ़ो, और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद फिर बिपिन चंद्रा पढ़ना। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो मैं कहानी बताने ही वाला हूं आपको। अभी वो कहानी मैंने बताई कहाँ है कि डच थे, ब्रिटिश थे और फ्रेंच थे, वो सभी आपस में संघर्ष करते थे। देखो, अब हम मुझसे पूछोगे तो मैं तो कहूंगा कि हिस्ट्री से बढ़िया कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। उसमें क्या सोचना है, तुम एक बार पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास करो, तुमको मॉडर्न हिस्ट्री क्लास करते करते तुम्हारी बुद्धि खुल जाएगी और तुम्हारा ये डाउट खत्म हो जाएगा। अभी पहले जनरल स्टडीज का क्लास कर ही रहे हो, जनरल स्टडीज का क्लास करते करते पता चल जाएगा। सब समझ लिया? जितने क्वेरीज अभी तक आए थे सबका जवाब हो गया? और भी कुछ है? हाँ तो कमेंट देखो ना अंकुर, यू हैव ऑलरेडी रेड दिस थिंग। फ्रेशर जो भी अब जो भी क्वेश्चन करेगा फ्रेशर करके करेगा। जो फ्रेशर हो, जो यूपीएससी की तैयारी थोड़ा सा में हो, ठीक है, जिसने यूपीएससी की तैयारी के फील्ड में कदम रखना है वो फ्रेशर लिखना, लेकिन डरना मत। बिल्कुल ही मैंने जो कहा है उस पर तुम अमल करना। अब मैंने एक परंपरा बनाई है, आप लोग उस परंपरा में हमारे साथ हो। हम जब आएंगे तो 5 क्वेश्चन पीटी का रखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं 5 रखूंगा और वो 5 क्वेश्चंस पहले आप लोगों को करने हैं। क्वेश्चन रखूं आपके सामने अब? आर यू रेडी फॉर दैट? यस। आपके सामने क्वेश्चन है कि 18वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत के विषय में निम्नलिखित में क्या सत्य है? एक, यह राजनीतिक विघटन का काल था। दूसरा, यह आर्थिक अवनति, अवनति का मतलब होता है आर्थिक पतन, पतन का मतलब होता है गिरावट।
तो दूसरा पॉइंट है, ये आर्थिक अवनति यानी आर्थिक पतन का काल था। और ये 2 पॉइंट दिया है, पॉइंट 1, पॉइंट 2, आपको कूट चुनना है कि इन दोनों में कौन सा करेक्ट है। चॉइस ए कहता है केवल 1, चॉइस बी कहता है केवल 2, चॉइस सी कहता है 1 एवं 2, और चॉइस डी कहता है दोनों में कोई नहीं। मैं 30 सेकेंड वेट कर रहा हूं आप सभी लोगों से। आप सभी लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना चॉइस लिखो जल्दी। मैं चाहता हूं कि आप लोग लिंक होके जुड़े रहो। जुड़े रहो। सिक्स पे है, कुछ सी पे है, कुछ ए पे है ना। ओके, लेकिन तुम लोगों ने ट्राई किया। अब बच्चों मैं आप लोगों को डील करता हूं। मैं इसका उत्तर क्या करने जा रहा हूं देख लेना। अंकुर देखते चलो ना, और बताओ ना ज्यादा से ज्यादा उत्तर कौन सा आ रहा है। तुमको स्लो नहीं होना है, तुमको हमारे साथ मेहनत करनी है 2 आवर्स। पहले मेंटली इस बात के लिए प्रिपेयर्ड रहो, क्योंकि तुम मेरे आंख और कान हो। इट इज थ्रू यू आई कैन मेक ए कॉन्टैक्ट विथ हिम, इसलिए तुमको आर्टिकुलेट, तुमको थोड़ा बाचाल होना है। मोस्टली सी। देखो बच्चों, ये चॉइस लेकिन गलत हो गया। चॉइस करेक्ट ए है। कहोगे क्यों? तो मैं तुमको बताता हूं। देखो, यह वह काल है जब मैंने 2 बातें बताई थी। 18वीं सदी के पूर्वार्ध की बात बताई थी, मुगल काल में। मुगल काल में मैंने एक बात और भी आपको बताई थी, इसको पूर्व आधुनिक काल का भी नाम दिया गया। क्यों? क्योंकि जो नया इतिहास लेखन है, ये तो राजनीतिक विघटन का काल था। ये तो समझ में आ रहा है कि राजनीतिक विघटन का मतलब है ये बहुराज्य व्यवस्था का काल था। बहुराज्य व्यवस्था, यानी बहुराज्य व्यवस्था का मतलब है कि एक से अधिक, जहां मुगल साम्राज्य था उसकी जगह कई राज्य हो गए। और कौन कौन से राज्य हुए उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। उत्तराधिकारी राज्य हुए, विद्रोही राज्य हुए। फिर मुगल साम्राज्य की परिधि से बाहर के राज्य को छोड़ सकते हैं, तो उत्तराधिकारी और विद्रोही राज्य मिला के अच्छी खासी संख्या है, 7, 8, 9 तो हैं ही। तो अब जहां एक साम्राज्य वहां पर इतने सारे राज्य हैं, तो एक तो यह घटना हुई। दूसरा, तुम देखते हो कि अब आर्थिक का सवाल है, तो आप ही बताओ माय स्टूडेंट्स, यह वह काल है जब यूरोपीय व्यापार के कारण भारत में बड़ी संख्या में अमेरिका की सोने और चांदी आ रही है। इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं है। यह वह काल है जो विदेशी कंपनियां हैं वो भारत में नई नई फसलें ला रही है। देखो, 17वीं सदी में कौन कौन सी फसल भारत में आई? तंबाकू आया, पोर्चुगीज लाए थे। 1603 से तंबाकू की खेती शुरू हो गई। मक्का अमेरिका से, तंबाकू भी अमेरिका से ही आया था। तो मक्का, तंबाकू, ये 2 आए। फिर उसके बाद तुम देखोगे आलू, लाल मिर्च आया। बहुत सारे बागवानी खेती आई, जैसे नाशपाती, सॉरी, ये अनानास, पपीता, काजू, ये सब फसलों की खेती शुरू हुई। बहुत बेहतर किस्म के अल्फोंसो आम, मैंगोज। इन सब के कारण क्या हुआ कि उत्पादन भी, कैश क्रॉप्स, नकदी फसलों की खेती बढ़ रही है, और सोने और चांदी आ रहे हैं। तो आप ही बताओ हम इसको आर्थिक अवनति कैसे माने? ये पहले कुछ ब्रिटिश हिस्टोरियंस या परंपरागत इतिहास लेखन में कहा जाता था, अरे ये मुगल साम्राज्य के लिए संकट हो सकता है, लेकिन सामान्य भारत के लिए आर्थिक अवनति नहीं है, ये तो आर्थिक समृद्धि का काल है। तो चलिए, इसमें उत्तर आपका ए हुआ। तो जिसको सी हुआ है, जिसने सी किया है, वो अफसोस मत करना, एक नई चीज की जानकारी फिर प्राप्त हुई, इस बात से खुश हो जाना। ओके, अब देखो दूसरा क्वेश्चन। हाँ बोलो। और एक पूछ रहे हैं कि इसका सदी ईसवी और सदी एक ही है। सदी शताब्दी को बोलते हैं, और ईसवी का जो कॉन्सेप्ट है वो है कि जीसस क्राइस्ट, जो ईसा मसीह है, तो ईसा मसीह का जन्म से ईसवी की गणना होती है। तो पहले अंग्रेजी में उसको कहते थे, जैसे 2 शब्द का प्रयोग होता था। एक होता था बीसी और दूसरा कहते थे एडी।
तो बीसी बिफोर क्राइस्ट, मतलब कि जो जेसस क्राइस्ट के जन्म को पैमाना मान लिया गया। हालांकि उनका एक्चुअल में तो उनका जन्म चौथे वर्ष में हुआ था, परंतु 4 वर्ष पहले से 0 का एक मान दे के मान लिया गया, उससे पहले जो है क्राइस्ट से पहले। और जो दूसरा एडी था जिसका नाम था अन्नो डोमिनाई, तो वो भी जेसस क्राइस्ट से ही जुड़ा हुआ था। तो मतलब जेसस क्राइस्ट के जन्म के बाद जो भी है उसको ईस्वी का नाम दिया गया। सदी का मतलब हुआ शताब्दी, यानी 18वीं सदी, 19वीं सदी, मतलब 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, और जो सदी है उसी के लिए ईस्वी आता है। नहीं, डी एल्मीडा से पहले अल्बुकर्क ने, अल्बुकर्क आया 1509 में। अल्बुकर्क डी एल्मीडा का उत्तराधिकारी था, और अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा को जीता। और जब अल्बुकर्क ने गोवा को जीत लिया तो फिर पुर्तगीजों का मुख्यालय गोवा बन गया। देखो अभिषेक, ये फ्रेशर हैं क्या? ये सब फ्रेशर लिख रहे हैं, तो बोलते क्यों नहीं हो तुम अब जो भी नाम बोलो, मैंने कहा ना कि तुम थोड़ा बाचाल हो जाओ अंकुर। यू अब हमारे साथ इस क्लास में जुड़े हो, क्योंकि यहाँ पर जो भी बैठेगा यू हैव टू बी आर्टिकुलेट। अगर तुम आर्टिकुलेट नहीं होते हो, तुम मेरा आंख और कान हो, इसलिए तुम बात करने में बहुत कंजूसी करते हो। उस आदत को इस चेयर पर छोड़ना पड़ेगा। देखो, तुमको यूरोपीय कंट्रीज देखना है अभिषेक है ना? यूरोपीय कंट्रीज तुमको देखना है, तो यूरोपीय कंट्रीज में तुम जाओगे। एक काम करता हूँ, अगर मुझे पता रहता ना माई फ्रेशर स्टूडेंट्स, तो मैं इंडिया का अलग से यूरोप का मैप, मैं कल कुछ मैप लेकर आता हूँ। आज भर के लिए तुम लोग पेशेंस रखो, आज ओरली समझा देता हूँ। मैं कुछ मैप लेकर, मैंने क्या कहा कि मैंने अपने जीवन में एक चीज़ सीखा है, मैंने हिम्मत हारना कभी नहीं सीखा है। और मैं अपने स्टूडेंट्स से भी उम्मीद करता हूँ कि वो भी हिम्मत कभी ना हारे। देखो, आप यूरोप के मानचित्र को देखो, तब तक मैं टेढ़ा मेढ़ा, क्योंकि मेरा पेंटिंग बहुत अच्छा नहीं है, तो मानचित्र कहोगे तो मैं टेढ़ा मेढ़ा दिखा दूंगा, लेकिन जो एग्जैक्ट मानचित्र है वो एग्जैक्ट मानचित्र आपको यूरोप का कल मैं ला के दिखा दूंगा। जैसे आप यूरोपीय देशों का लोकेशन देखोगे, तो जो पुर्तगाल है और स्पेन है, उस सबसे जैसे भूमध्य सागर हुआ, तो आप मानचित्र पर भूमध्य सागर को देखते हो कि यूरोप और अफ्रीका को विभाजित करता है। तो भूमध्य सागर का और अफ्रीका, जैसे अफ्रीका और यूरोप का सबसे जो नियरेस्ट पॉइंट आपको मिलता है वो स्पेन के पास मिलता है। आप देख गौर किए होंगे, तो स्पेन खुलता है अटलांटिक महासागर की तरफ और भूमध्य सागर की तरफ भी, और पुर्तगाल भी अटलांटिक महासागर की तरफ भी खुलता है। तो पुर्तगाल एक कंट्री है, तो जो पुर्तगाल से आए वो कहलाए पुर्तगीज। फिर स्पेन वाले अमेरिका गए, लेकिन स्पेन वाले इंडिया नहीं आ पाए। इसमें और भी कुछ कंट्री सक्रिय थे, लेकिन वो कंट्री इंडिया नहीं आ पाए। डच जो सब सुनोगे, डच वो हॉलैंड का है। हॉलैंड कहाँ है? तो हॉलैंड को देखने के लिए तुमको फ्रांस को देखना पड़ेगा मानचित्र पर, कल मैं दिखा दूंगा। तो फ्रांस के तुम देखोगे, फ्रांस के उत्तर और पश्चिम की तरफ हल्का सा कर्व लिया हुआ फ्रांस से, उसमें 2 कंट्री है, एक बेल्जियम है, दूसरा हॉलैंड है। और उसके बाद जो इंग्लिश चैनल है वो बेल्जियम के पास, तो बेल्जियम के पास इंग्लिश चैनल है, जो फ्रांस को उसको अब बेल्जियम को अलग करता है ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच एक इंग्लिश चैनल क्रॉस, तो वहीं पर आपको हॉलैंड कंट्री मिलेगा। तो हॉलैंड भी एक छोटा सा कंट्री है। तो हॉलैंड के जो व्यापारी है उनको डच बोलते हैं। और फ्रेंच तो जानते हो, फ्रांस इतना इंपॉर्टेंट कंट्री है, तो उसमें कोई डाउट है नहीं। अभी तो फाइनल भी खेला है फुटबॉल का तुम लोगों का, उसमें कोई अब डाउट नहीं है। और उसके बाद तुम देखते हो ब्रिटेन, तो ब्रिटेन भी बहुत फेमस है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। तो पहले आए पोर्चुगीज, फिर आए डच, फिर आए ब्रिटिश, और सबसे लास्ट में आए फ्रेंच। हालांकि मैंने क्यों कह दिया, सॉरी, क्योंकि मुझे एक क्वेश्चन तुम लोगों से कवर करवाना है। और बोलो। देखो, वाणिज्यिक कंपनी का मतलब होता है जो कंपनी व्यापार करने आती है। जैसे मैं पहले कंपनी का नेचर बताऊं, आप लोग मेंटली अलर्ट हो। देखो, मेरा कुछ तकिया कलाम है जिसे मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूं। एक तकिया कलाम यह है कि मैं तुम लोग को कहूंगा मेंटली अलर्ट। और तुम लोग को देखो, कोई, मैंने क्या कहा कि मैं तुम्हारी हर असुविधा को दूर करने के लिए बैठा हुआ हूं। मुझे इस बात की परवाह भी नहीं कि कोर्स थोड़ा लंबा खिंच जाए, इस बात का भी परवाह नहीं है। जितना भी टाइम देने की जरूरत हुई, लेकिन मैं जब मैं इस खान जीएस रिसर्च सेंटर से जुड़ा हूं,
तो मैं यही ध्येय करके जुड़ा हूं कि हिंदुस्तान की एक अच्छी खासी जनसंख्या के सोचने का तरीका, लिखने का तरीका और इंटेलेक्चुअली एडवांस करना है। यही जीवन का मिशन मैंने बनाया है। इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो अरे फ्रेशर हो या तुम्हें किस तरह की, मतलब हम उसके लिए जहां तक हो सकेगा हम प्रयत्न करते रहेंगे। तो तुम लोग केवल धैर्य के साथ जो क्वेश्चन है उसको रखो सामने। 3 दिन मैंने क्लास दिया, लेकिन अब समझने में भी तो एक दूसरे को वक्त लगता है। तो तुम लोगों को समझने में भी तो मुझे 2-3 दिन क्लास लेके ही पता चल सकता था कमेंट के माध्यम से, क्योंकि कुछ बच्चे हो जो एडवांस स्टेज में हो, दे आर टू मच हैप्पी एंड एक्साइटेड। कुछ बच्चे ऐसे भी हो जो अभी बिल्कुल ही स्टार्टिंग में कदम रखा है, तो उनको लिए सोचना अभी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो हो जाएगा, आप भी आ जाओगे हमारे लाइन पर, कोई चिंता की बात नहीं। देखो, तुम्हारा पहले मैं बताऊं कि क्या है। जैसे यूरोप में क्या हुआ कि पहले कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ। कहोगे कुस्तुनतुनिया क्या है, वो भी हमको बता देना, कुस्तुनतुनिया समझे कि नहीं समझे। तो एक जो तुर्की लोग थे, मुस्लिम लोग थे, उन्होंने क्या किया, एक रोमन साम्राज्य का जो पूर्वी भाग है उसको पूर्वी रोमन साम्राज्य कहते हैं, उसको जीत लिया। यूरोप लोगों का सारा ट्रैफिक जो जाता था, चाहे वो फारस की खाड़ी की तरफ जाते या लाल सागर से होकर जाते, तो पूर्वी यूरोप से होकर जाते, तो वो रास्ता को इस्लामी शक्ति ने, मुस्लिम शक्ति ने बंद कर दिया। अब वो लोग अपने बैक वाटर की तरफ फंस गए, अपने ही समुद्र में फंस गए, भूमध्य सागर में फंसे हुए थे। उधर अटलांटिक की तरफ खुलता था, परंतु अटलांटिक के बाद की दुनिया उनको पता नहीं था। तब उन्होंने हिम्मत की, कहा कि नहीं, हिम्मत नहीं हारूंगा, विशेषकर इसलिए कि उनको पूरब में आने वाली वस्तुओं की सख्त जरूरत थी। तो पूरब की वस्तुएं कैसे प्राप्त करें, तो उसमें पुर्तगाल और स्पेन ने पहल की, और उसने किया कि अटलांटिक महासागर होकर, जैसे तुम देखोगे तो जो अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर होकर उन्होंने खोज शुरू कर दी। और उसमें स्पेन एकदम सीधे क्रॉस अटलांटिक पश्चिम की तरफ बढ़ गया, तो अमेरिका से टकराया, और जो पोर्चुगीज थे वो अफ्रीका के पास से होकर और दक्षिण की तरफ आकर हिंद महासागर को टच कर दिया। तो उसमें क्या है कि उसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता कि जब उन्होंने भारत और पूर्वी व्यापार, माने पूर्वी व्यापारिक वस्तुओं की यूरोप में काफी मांग थी, तो यूरोप के व्यापारी सक्रिय हो गए और लगे वो कंपनी बनाने। वो कंपनी आज, जैसे आज कहते हो तो कंपनी प्रोडक्शन, जैसे रिलायंस कहते हो तो प्रोडक्शन कंपनी है, उत्पादन कंपनी है। वो व्यापार वाली कंपनी तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी, एक जगह से वस्तुएं उठाया, दूसरी जगह बेचा और मुनाफा कमाया। तो 100-150 व्यापारी आपस में इकट्ठा होकर कंपनी बनाते थे। तो 2 तरह की कंपनी थी, कुछ है कि कुछ सरकार ही, जैसे स्पेन की सरकार थी, पुर्तगाल की सरकार थी, वहां पर सरकार ही सक्रिय हो गई और सरकार ने ही एक कंपनी बनवा दी और सरकार ही नियुक्ति करती थी, और वह कंपनी गवर्नमेंट के कंट्रोल में काम करती थी, तो उसको कहते थे सरकारी कंपनी। जैसे पुर्तगाली कंपनी थी और फ्रेंच कंपनी थी, वो सरकारी कंपनी थी। लेकिन जैसे डच कंपनी थी और ब्रिटिश कंपनी थी, तो ये सब कंपनी थी, उसको सरकार ने नहीं बनाया था, प्राइवेट व्यापारियों ने बनाया। 100-150 व्यापारी मिलकर उसको बनाते थे, बना के अपना रिसोर्सेस, अपना संसाधन आपस में जुटाते थे, व्यापार के लिए निकलते थे, एक जगह से वस्तुएं खरीदते थे, दूसरी जगह बेचते थे, तो उसको कहा गया वाणिज्यिक कंपनी। अंग्रेजी में कहते हैं मर्केंटाइल कंपनी, दैट वाज मर्केंटाइल कंपनी। लेकिन क्या होता था, कई बार 100-150 व्यापारियों का जो मिलाकर संसाधन होता था वो भी कम पड़ जाता था। तो 100-150 व्यापारियों का संसाधन कम पड़ जाता था, तब उन्होंने एक दूसरा तरीका अपनाया। उन्होंने क्या किया कि वो बाजार में शेयर जारी करने लगे। तो बाजार में शेयर जारी करने लगे, तो शेयर के जो खरीदते थे, जैसे आप मान लो 500 रुपए का शेयर या 1000 रुपए का शेयर आप खरीदते हो, तो जो शेयर खरीदते थे वो कंपनी के तरीका के हिसाब से वो कंपनी के शेयर धारक बन जाते थे। तो कंपनी के प्रबंधन में डायरेक्ट, तो उनके मैनेजमेंट में तो डायरेक्ट उनका कोई रोल नहीं होता था, लेकिन कंपनी जो मुनाफा अर्जन करती थी उसका एक अंश शेयर के अनुसार उनको भी मिलता था। जो आप लोग अगर शेयर मार्केट का एक्सपीरियंस हो गया तो समझते ही होंगे। एक तरह से समझो तो जो शेयर धारक, जो कंपनी शेयरों के माध्यम से अपना व्यापार बढ़ाती थी, उसका नाम पड़ा ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। उसका क्या नाम पड़ा? उसी का नाम हुआ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ज्वाइंट स्टॉक माने ज्वाइंट स्टॉक का मतलब हुआ कि वो कंपनी में 100-150 व्यापारी मिलकर कंपनी बनाई, लेकिन उस व्यापारी कंपनी में केवल 100-150 व्यापारियों का संसाधन नहीं लगा हुआ है, उसमें कम से कम हजारों शेयर धारक है जिन्होंने शेयर खरीदा हुआ है। तो चूंकि सबका कलेक्टिव प्रॉपर्टी, इसलिए उसको कहा गया ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। और ऐसी कंपनी का जो प्रबंधन होता था वो बड़ा दक्ष होता था, बड़ा कुशल। माने जो शेयर धारक है वो सब मिलकर उसके मैनेजमेंट को चुनते थे। दे वर सेलेक्टिंग देयर मैनेजमेंट।
तो उनका जो मैनेजमेंट होता था, प्रबंधन होता था, वो काफी प्रोफेशनल होता था। इस तरह की कंपनी होती। तो मैं हाँ फ्रेशर एज क्रेडिट होता है। नहीं, कार्टेज वाले में दोनों सिस्टम था। अगर आप परमानेंट तो नहीं देंगे, जितनी बार आप जहाज ले जाओगे, कुछ समय के लिए दे देते थे, लेकिन आप जितनी बार जहाज ले जाओगे उस जहाज के अनुसार आपको कार्टेज का मूल्य लगेगा। हो सकता है एक बार आप 5 जहाज का खरीद लो, 5 शिपिंग का, लेकिन आपको प्रत्येक शिपिंग की कॉस्ट अलग लगेगी। हम कह रहे हैं कि समझकर आंसर देने। हाँ श्याम, मैं समझ रहा हूं। अभी आप लोगों की समस्या क्या है? आप लोगों की समस्या अभी पढ़कर समझना है। कोई बात नहीं, हमसे बात करते करते तुम धीरे धीरे एनसीईआरटी बुक को समझने लगोगे। तुम कम से कम 10 क्लास लिंक होकर हमारे साथ काम करो। मैंने क्या कहा कि हम तुम्हारी बीमारी को समझते हैं, तुम हमारी चिकित्सा को भी नहीं समझ पा रहे हो। यही तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या है। यही समस्या तो दूर करना है कि स्टूडेंट्स आर नॉट सो एनलाइटेंड टू मेक ए स्टडी। इसीलिए तो मेरा कहना है कि जैसे जनरल स्टडीज में मैंने पूरा कॉन्सेप्ट को चेंज किया है, क्योंकि स्टूडेंट्स की स्थिति उस तबले की तरह है जिसको अलग अलग ताल लोग बजाकर चले जाते हैं, लेकिन वो तबला से आवाज तो निकल ही नहीं पाती। तो पहले ऐसे स्टूडेंट्स को 2 स्टेज में तैयारी करानी पड़ेगी। पहले वैसे फ्रेशर बच्चे हैं, उनको पहले एक बेसिक से लाना पड़ेगा। अभी हम आप लोगों के बेसिक के लिए काम कर रहे हैं। अभी वो तो 2-3 दिन हमने चेक करके देखा, क्योंकि देखो एक्चुअली होता क्या है कि इसमें 2-3 तरह के बच्चे हैं। तो बहुत सारे बच्चों को लगा रहे थे बेसिक्स पर ही हैं, लेकिन ऐसे भी तो बच्चे हैं जो थोड़ा एडवांस स्टेज में हैं। तो मैं देखना चाहता था कि तुम लोग के साइट पर किस तरह के बच्चे हो, क्योंकि डायरेक्ट तुमसे तो कम्युनिकेशन है नहीं। डायरेक्ट तुमसे कम्युनिकेशन हमारे असिस्टेंट बैठे हुए हैं, आप सबके कमेंट्स बताते हैं। अब जाके हमारा भी दिमाग थोड़ा खुला है कि व्हाट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स यू आर। तो एनसीईआरटी पढ़कर समझने में अभी तुम्हें परेशानी होगी। तुम कुछ क्लास करो और एनसीईआरटी पढ़ना छोड़ना मत। एक बार में नहीं समझो, फिर दोबारा 2 बार में तो समझ ही जाओगे। कुछ सन 18 सन का सन का मतलब ईस्वी होता है, ईस्वी कहो या सन कहो, बात एक है। ये फ्रेशर हैं तो बोलते नहीं हो तुम, पता नहीं क्यों कंजूसी करते हो इतना कहने के बाद भी। यू हैव टू यूज। मैंने कहा ना कि थोड़ा सा आर्टिकुलेट हो जाओ, फटाफट बोलो। या शेखर फ्रेशर है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इस ईयर इस ईयर को रिया कम से कम 2 वर्ष तो मत सोचो, 2 years एटलीस्ट। यू हैव टू गिव 2 years फॉर द एग्जामिनेशन। अच्छा, पीछे का क्वेश्चन का डी दे रहे हैं। अच्छा अच्छा, अब ये बताइए कि जरा सा मुझे आप ये अवगत कराओ मिस्टर अंकुर, कि अब ये सब जो फ्रेशर लोग हैं, मैंने जो इन लोगों को आंसर किया है, तो हैव दे गिवन सम नोट और नॉट? यस सर। तो एटलीस्ट इन्फॉर्म मी अंकुर, इन्फॉर्म मी, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पोजिशन एज वेल। तो प्लीज इन्फॉर्म मी एंड व्हाट एवर सजेशन आई हैव गिवन अंकुर ने, तो मुझे सीरियसली कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये जो जगह है ना, इस जगह में थोड़ा आर्टिकुलेट होना पड़ेगा, नहीं तो हम आई विल बी कंप्लीटली ब्लाइंड देन। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखो, निम्नलिखित में से कौन मराठा परिसंघ में शामिल नहीं था? कौन मराठा परिसंघ में शामिल नहीं था? एक इंदौर का होलकर, दूसरा बड़ौदा का गायकवाड़, और तीसरा सतारा का छत्रपति। क्या आंसर किया है? यस, डी। ओके, गुड। यह आंसर करेक्ट है, डी ही इसका आंसर है। नेक्स्ट वन, ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी कंपनी के बीच घटित होने वाले कर्नाटक युद्ध में कितने युद्ध शामिल थे? चॉइस ए 1, चॉइस बी 2, चॉइस सी 3, चॉइस डी 4। क्या आंसर दे रहे हैं पिछला? देखिए इस क्वेश्चन को,
आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर माय स्टूडेंट्स। मुझे उससे थोड़ा पता चलेगा। थर्ड का थर्ड का सी आ रहा है। यस, करेक्ट आंसर। 3। कुल कर्नाटक में कुल 3 युद्ध हुए थे, 3 युद्ध। अब चौथा क्वेश्चन, भारत में कंपनियों के आगमन का क्रम क्या था? चॉइस ए पुर्तगीज, डच, ब्रिटिश, फ्रेंच। बी पुर्तगीज, ब्रिटिश, डच, फ्रेंच। सी पुर्तगीज, ब्रिटिश, फ्रेंच, डच। डी पुर्तगीज, फ्रेंच, ब्रिटिश, डच। पहला पुर्तगीज, डच, ब्रिटिश, फ्रेंच। बी पुर्तगीज, ब्रिटिश, डच, फ्रेंच। सी पुर्तगीज, ब्रिटिश, फ्रेंच, डच। डी पुर्तगीज, फ्रेंच, ब्रिटिश, डच। फोर का पुर्तगीज, डच, ब्रिटिश, फ्रेंच, अधिकांश यही बोल रहे हैं। yes वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर किया। कोई फ्रेशर भी अपना sir ये है। Yes. वेरी गुड, वेरी गुड, आप फ्रेशर भी लाइन पर आ रहे हैं। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, कथन ए, 15वीं सदी में यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज की प्रक्रिया आरंभ की। देखो, पहले मैं एसर्शन रीजनिंग में कल ही बता दिया था कि 4 चॉइसेस, उन 4 चॉइसेस को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि इससे आपकी रीजनिंग की कैपेबिलिटी बढ़ेगी कि कम से कम एक क्वेश्चन रोज रीजनिंग में के रूप में तुम करो, जिसमें 15वीं सदी में यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज की प्रक्रिया आरंभ की। रीजनिंग, वे पूरब में एक बड़ा साम्राज्य बनाना चाहते थे। तो इसमें ए में है ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी में है ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी में है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है और डी में है ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। अब यही 4 उत्तर आपका आता है। इन 4 को आप देखिए, इसमें सही विकल्प का चयन करने का प्रयास करिए। 5 का सी मैक्सिमम। तो तुम लोग तो काबिल लोग हो, फिर बहुत करेक्ट आंसर दिया। पूरब में वो साम्राज्य नहीं बनाना चाहते थे, व्यापार करना चाहते थे। पूरब में उसमें शक्तिशाली साम्राज्य था ऑलरेडी, तो पूरब में वो कैसे साम्राज्य बनाने की बात सोचते? अमेरिका में सोच रहे थे, अफ्रीका में सोच रहे थे, लेकिन पूरब में एशिया में वो साम्राज्य बनाने की बात नहीं सोच सकते थे, क्योंकि एशिया में बड़े बड़े ताकतवर देश थे, चाइना, भारत, ईरान, ऐसे ऐसे सफावी साम्राज्य था। ईरान में, भारत में मुगल साम्राज्य था, चीन में मंचू साम्राज्य था। इतने बड़े बड़े साम्राज्यों को रहते हुए वो कैसे सोच सकते थे विजय करना? तो इट वॉज अ रॉन्ग नोशन। इसका उत्तर सी हुआ। तुम लोगों में मैक्सिमम ने क्या किया? आप तक का उदाहरण दो। यस, दैट्स गुड अंकुर, इन दिस वे यू हैव टू गिव मी द इंफॉर्मेशन। तो ये 5 क्वेश्चन हो गया और उसमें आप लोगों ने लगभग सारे क्वेश्चन करेक्ट कर दिए। ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है और आप लोग बेकार थोड़ा भी मत डरो। बहुत बढ़िया आप लोगों का परफॉर्मेंस जा रहा है, आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। वेरी ओके, गुड। और तो अब हम आप लोगों को ले चलते हैं जहां से कल समाप्त किया था। देखिए, तो हम 2-3 मुद्दे उठा रहे हैं, तुम क्वेश्चन जारी रखना अगर इन लोगों के बीच में क्वेश्चन है। जैसे हम 2-3 मुद्दे उठा रहे हैं, एक मुद्दे जो कल हमने डिस्कस किया था उसको मैं पहले रिपीट कर रहा हूं। अब तक मैंने आपको क्या पढ़ाया उसको कहानी के तौर पर बता देता हूं। देखो, हाँ यश, स्मिता पूछ किसमें स्पष्टीकरण, किसके संदर्भ में? स्पष्टीकरण का मतलब इंग्लिश में उसको क्लैरिफिकेशन कहते हैं। किसी बात को तुम अगर
विचारों और उदाहरणों से स्पष्ट करते हो। मतलब सपोज करो कि कोई आदमी कुछ जानता हो परंतु स्पष्ट नहीं जानता हो। जैसे तुम्हारा कोई फ्रेंड है, वो कुछ चीज जान रहा हो लेकिन वो बहुत अस्पष्ट नहीं जान रहा हो, तो हम अगर तुम्हें कहेंगे कि उसको स्पष्ट करो, इसका मतलब तुम कौन सा तरीका अपनाओगे? तुम उसको फिर उदाहरण देकर समझाओगे, विचार देकर समझाओगे। तो जो विचार और उदाहरण के माध्यम से तुम कोई भी मंतव्य, कोई भी विचार है, कोई भी दृष्टिकोण है, उसको जब तुम स्पष्ट करते हो तो वही स्पष्ट करने की बात को हम स्पष्टीकरण कहते हैं। पिंटू पूछ रहे हैं हम्म। कार्टेज लगाने हाँ, कारताज इसलिए कि भारत में उसमें राष्ट्रवाद नहीं था, और जब राष्ट्रवाद होता है तो लोगों में एकता की भावना आती है। जैसे राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्रवाद होता है लोगों में जब एक होने की भावना आ जाती है, उसको कहते हैं राष्ट्रवाद। उस समय राष्ट्रवाद नहीं था, सभी राज्य आपस में बटे हुए थे, लड़ झगड़ रहे थे, उनके बीच मनमुटाव था, आपस में एकता नहीं थी। इसी का फायदा पुर्तगीजों ने उठाया। दूसरी बात है कि किन्हीं के पास मजबूत नौसेना नहीं थी। मुगल साम्राज्य इतना बड़ा साम्राज्य था, एंड इट वॉज बेसिकली, ऐसा नहीं था कि वो लैंडेड एम्पायर था, क्योंकि जब गुजरात पर कब्जा किया तो अरब सागर से भी लिंक हो गया, उधर बंगाल की खाड़ी से भी उसका संपर्क था। बंगाल की खाड़ी में थोड़ा बहुत उसने बनाया भी, कुछ शिप भी बनाए, लेकिन उसके पास जो शिप थे वो बहुत कारगर नहीं थे, और जो पोर्चुगीज शिप था उसका जवाब किसी के पास नहीं था। तो इस कारण से ऐसा हो। आज पूछते हैं हाउ पोर्चुगीज कौन सके? हाउ पोर्चुगीज slaves. How did they make them slaves? Whom? Once again, please. Who is the राज Raj? Raj, please repeat your question. Please repeat your question, because in your question is not clear. And how could Portuguese make the slaves? Portuguese could make the slaves whom? So whom they could make the slaves? So please clarify this statement again. पंकज, एक तो करेला तुझे नीम चढ़ा। एक बताइए, एक आप फ्रेशर हो, ऊपर से जो बच्चे पहले से भी तैयारी करते हैं उनको भी मैं उसके लिए रिकमेंड नहीं करता। आप सीधा स्पेक्ट्रम कह रहे हो। स्पेक्ट्रम केवल बड़े बड़े तथ्यों से भरा हुआ है। जब आपको मेरे पीडीएफ को पढ़कर या एनसीईआरटी को पढ़कर समझने की कैपेबिलिटी अभी नहीं हुई है, तो आप अभी कहाँ मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल रहे हो? बिल्कुल नहीं। A big no. बंगाल के पास सोनाली, थोड़ा सा धैर्य रखो, पेशेंस। अभी मुझे पलासी और बक्सर का युद्ध पढ़ा लेने दो। हो सकता है तुम लोगों ने आगे पढ़ लिया हो, और बहुत सारे मेरे फ्रेशर बच्चों को इसलिए भी दिक्कत हो गई हो क्योंकि मैंने अभी आगे का उनको समझाया नहीं है, तो इसलिए उनको हो सकता है कि दिक्कत हो गई हो। तो इसलिए मैं अभी जब आगे धीरे धीरे बढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। महेश, थोड़ा सा पेशेंस रखो। जो राजस्व प्रबंधन को, रेवेन्यू सेटलमेंट करते हैं, जैसे ब्रिटिश जिस भूभाग पर कब्जा करेंगे, जैसे पहले वो बंगाल पर कब्जा करेंगे, तो बंगाल पर कब्जा करेंगे तो वह उनकी कोशिश यह होगी कि हम भारत से कुछ राजस्व कहते हैं, जो टैक्स लेते थे लैंड पर, यानी जो खेती होती थी उस पर जो टैक्स लेते थे, उसको भू राजस्व बोलते हैं। और राजस्व का मतलब वो सारे टैक्सेस को राजस्व बोलते हैं। परमिट से उसको पैसा मिलता था। जैसे जिस जहाज को रक्षा करता था पुर्तगाली, तो उस जहाज से पैसे लेते थे, तो पुर्तगालियों के पास बहुत सारी चुंगी की रकम जमा हो जाती थी। जैसे मैं एक समस्या आपको बताता हूं क्या है। देखिए, जैसे यूरोपीय कंपनियां, मैंने पहले ही कहा कि जो यूरोपीय कंपनियां भारत में व्यापार करने आई, तो ये व्यापार एक तरफा व्यापार था। ये तो आपको पता है, एक तरफा व्यापार का मतलब है कि एक तरफ यूरोप की वस्तुओं की भारत की वस्तुओं की यूरोप में बहुत ज्यादा मांग थी, और किसी यूरोपीय वस्तु की भारत में मांग नहीं थी। अब उनके साथ दिक्कत होती थी कि भाई, हम अगर भारत के साथ व्यापार करेंगे, भारत की वस्तुएं खरीदेंगे, तो हम उसको कैसे चुकाएंगे, पैसा कहाँ से लाएंगे?
तो उनके पास एक ही उपाय था, अपनी करेंसी तो चल नहीं सकती, अभी भी आप व्यापार करते हो तो किस में करते हो, डॉलर में करते हो, और डॉलर एक तरह से क्या है, इंटरनेशनल करेंसी स्टैंडर्ड है। उस समय जो इंटरनेशनल करेंसी थी वो गोल्ड और सिल्वर थी, क्योंकि धातु है तो धातु का मूल्य तो होता ही है ना, वो रुपये, धातु तो अपने आप में करेंसी है, जो उसका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल जो कॉस्ट है उसी कॉस्ट के आधार पर उसका लेन देन होता है। तो क्या हुआ कि वो आपसे वस्तु खरीदते और आपको बदले में सोने या चांदी दे देते, तो आपके यहाँ सोने चांदी आता था, परंतु उनको बेचैनी होती थी, उनके यहाँ कोई होम प्रोडक्शन तो सोने चांदी होता नहीं था। अब वो चांदी और सोने लाते थे अमेरिकी महाद्वीप से या किसी दूसरे देश जो अमेरिकी महाद्वीप से लाते थे उनसे लेते थे, और फिर वो आपको व्यापार के बदले, आपको माल के बदले देते थे। तो उन सबके मन में बेचैनी होती थी कि यार हमारा पूरा सोना चांदी तो भारत में खप रहा है या एशिया में खप रहा है। वो चाहते थे कोई ऐसी जुगाड़ लग जाए जिससे हम यहाँ के धन से यहाँ की वस्तुएं खरीदे और हमारा सोने चांदी आना यहाँ बंद हो जाए। तो उन्होंने एक तरीका अपनाया और वह तरीका यह था कि हम यहीं से कुछ पैसे की गुंजाइश करते हैं। तो उसी में पुर्तगीजों ने क्या किया कि समुद्र पर कब्जा कर लिया और भारतीय व्यापारियों पर एक तरह से चुंगी उनसे लेने लगे, परमिट देने लगे, करताज जिसको बोलते हो, और करताज के माध्यम से वो चुंगी वसूलने लगे। तो जब करताज के माध्यम से चुंगी वसूलने लगे तो उनसे उनको जो पैसा इकट्ठा होता उस पैसे से वह व्यापार में लगा देते, तो कम से कम सोने चांदी की थोड़ी बहुत जरूरत कम हो गई। ऐसा नहीं कि सारे सोने चांदी लाना बंद हो गया, लेकिन कम से कम उसकी मात्रा तो कम हो गई। तो दैट इज द फैक्टर। ये इस तरह से ये इसीलिए करते थे। आगे इसका समाधान ब्रिटिश खोजेंगे, जो मैं ब्रिटिश के विषय में चर्चा करूँ। अर्चना थोड़ा सा पेशेंस रखो, अभी मैं बंगाल पर पहुंचूंगा, मैंने आज तो नहीं पहुंच पाऊंगा, थोड़ा फ्रेशर है अर्चना। नो अर्चना, मैं समझ रहा हूं कि तुम थोड़ा एडवांस्ड हो, बट कोऑपरेट विथ मी। दो तरह के बच्चे हैं, एक तरह के बच्चे बहुत फ्रेशर हैं, उनको ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी, इसलिए मैं थोड़ा स्लो हो गया हूं। मैं बंगाल पर पहुंचूंगा अर्चना तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगा, मैं सब कुछ शीशे की तरह साफ कर दूंगा। तत्काल दिख रहा है कि भारत को उतने सोने चांदी नहीं मिलते, लेकिन दूरगामी यह भी लाभ होता है कि यूरोप कम से कम भारत का औपनिवेशीकरण नहीं करता। वैसे इतिहास में, मैं किनका है क्वेश्चन ये, ऋतु मैं एक बात बताऊं, इतिहास में इस प्रश्न के लिए जवाब नहीं होता कि अगर क्या नहीं होता तो क्या नहीं होता। अगर भारत को आज़ादी नहीं मिली होती तो क्या होता, अगर भारत को 1857 में आज़ादी मिल गई होती तो क्या होता। इतिहास में ऐसे प्रश्न भरे पड़े हैं और ऐसे प्रश्नों का एक प्रोफेसर हिस्टोरियंस के पास कोई जवाब नहीं होता। इसलिए यू विल फाइंड इन हिस्ट्री देयर इज नो स्पेस, अगर यह नहीं होता तो क्या होता और वह नहीं होता तो क्या होता। एक अटकलबाजी बस की जाती है। हाँ बता देता हूं। देखो, जैसे मैं यूरोप का इतिहास पढ़ाऊंगा तब तक तुम लोग काफी पारंगत हो चुके होगे, और मेरा विश्वास है कि यूरोप का इतिहास पढ़ते पढ़ते तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल तब तक काफी आगे जा चुका होगा, तो मुझे दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल मैं बताऊं कि देखो, एक रोमन साम्राज्य यूरोप में हुआ करता था, जो इतना बड़ा साम्राज्य था, लेकिन जब तीसरी सदी तक आकर जब उसका आकार बहुत विशाल हो गया तो दो भाग में बट गया। जो रेड आपको दिख रहा है ये पश्चिमी रोमन साम्राज्य, और जो आपको इसको कौन सा कलर कहोगे, इसको ब्राउन कहोगे, जो ब्राउन आपको दिख रहा है वो पूर्वी रोमन साम्राज्य है। तो पूर्वी रोमन साम्राज्य का एक और भी नाम है बिजेंटाइन एम्पायर, बिजेंटाइन साम्राज्य। मैंने बिजेंटाइन उसकी कैपिटल थी तो उसी के नाम पर उसका नाम पड़ा था बिजेंटाइन साम्राज्य। तो खैर पश्चिमी रोमन साम्राज्य का विघटन तो 5वीं सदी के अंत में ही हो गया, पूर्वी रोमन साम्राज्य 15वीं सदी तक चलता रहा। तो इधर क्या था कि इधर मध्य एशिया में, इधर जो मध्य एशिया देख रहे हो, ये मध्य एशिया में कुछ ट्राइब्स थे जो तुर्क थे, और ये तुर्क बेसिकली मुस्लिम थे, क्योंकि इन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था तो तुर्क हो गए थे मुस्लिम। तो तुर्कों की भी अलग अलग प्रजातियां थी। तो ये जो तुर्क थे उनको कहा जाता था ओटोमन तुर्क, इसका नाम था ओटोमन तुर्क। तो जो ओटोमन तुर्क थे वो बड़े लड़ाकू थे
और उस समय धर्म के नाम पर थोड़ा तनाव भी बना हुआ था। तो ओटोमन तुर्क बार बार पूर्वी रोमन साम्राज्य अथवा बिजेंटाइन साम्राज्य पर हमला कर रहे थे। तो जब वो बिजेंटाइन साम्राज्य पर हमला कर रहे थे तो बिजेंटाइन साम्राज्य उनका मुकाबला करने की कोशिश कर रहा था, बार बार मुकाबला कर रहा था, लेकिन अंत में बिजेंटाइन साम्राज्य हार गया। यानी पूर्वी रोमन साम्राज्य का ही नाम है बिजेंटाइन साम्राज्य, वो हार गया और तुर्कों ने उनकी राजधानी, जैसे ये काला सागर है, जब मानचित्र पर देखोगे तो काला सागर, तुम लोग भी थोड़ा नेट पर अपना मानचित्र देख सकते हो, और वैसे मैं भी आपको ज्यादा से ज्यादा मैप समझाने की कोशिश करूंगा। ये जो तुम बीच में काला सागर देख रहे हो, ये जो काला सागर है, यह काला सागर बेसिकली इसी के पास कुस्तुनतुनिया ये जगह है, उसका कॉन्स्टेंटिनोपल या कुस्तुनतुनिया है। इसकी राजधानी थी, इस पर कब्जा कर लिया। इस पर कब्जा कर लिया मतलब पूरे पूर्वी रोमन साम्राज्य, पूर्वी यूरोप पर अब तुर्कों का कब्जा हो गया। तो अब दिक्कत यह थी, जो यूरोपीय व्यापारी जो पूरब से व्यापार करते थे वो इसी रास्ते से जाते थे, चाहे उनको लाल सागर के रास्ते जाए या फारस की खाड़ी, मैं आपको बता चुका हूं, चाहे वो लाल सागर के रास्ते जाए या फारस की खाड़ी। उन रास्ते पर जाने में क्या हुआ कि पूरा का पूरा जो मार्ग था वह पूरा का पूरा मार्ग ब्लॉक हो गया, वो पूरा का पूरा मार्ग उनका ब्लॉक हो गया। और अब उनके पास उधर पूरब में जो एशिया का व्यापार, इधर जाओगे तो एशिया होगा, तो एशिया की वस्तुओं की मांग उनको बहुत ज्यादा थी। तो उनके सामने समस्या यह आई कि वो वस्तुएं हम कैसे प्राप्त करें। उन्होंने सोचा कि चलो पृथ्वी गोल है, तो हम ऐसा करते हैं कि इधर से रास्ता उन्होंने अगर बंद कर दिया तो हम इधर से पूरब से हम ऐसे घूमकर पश्चिम से जाएंगे और अटलांटिक महासागर होकर तब हम फिर भारत का दूसरा मार्ग खोजने का प्रयत्न करेंगे। तो वही जो अटलांटिक सागर के रास्ते जो वह मुड़े, उसी में वो जो अटलांटिक महासागर की तरफ चले तो उसमें स्पेन पश्चिम के रास्ते गया और पुर्तगाल पूरब के रास्ते। तो इसी क्रम में स्पेन ने धोखे से और एक्सीडेंटली अमेरिका को खोज लिया, और इधर पुर्तगाल है, उसने भारत के वैकल्पिक मार्ग को खोज लिया। तो यही इतिहास में बहुत बड़ा, अमेरिका और भारत की खोज ने विश्व इतिहास को बहुत हद तक प्रभावित किया। यही घटना वो क्लियर हुआ। मैंने देखो अधूरा मत बताया करो, जो क्वेश्चन पूछे उसके बाद अगर उनका अप्रूवल मैंने वो क्लियर हुआ कि नहीं, इवन यू हैव टू इन्फॉर्म मी। अच्छा, अगर थोड़ा थम का क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीनिंग? ओके, हाँ देखो, अब इरफान तुम्हारे नॉलेज का क्या लेवल है मुझे पता नहीं अभी, लेकिन मुझे लगता है कि हिस्ट्री ऑप्शनल में शेखर बंदोपाध्याय की पुस्तक ऑप्शनल के लिए मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत बढ़िया पुस्तक है। तो अगर उसको, लेकिन वो तुमको समझने में दिक्कत होगी क्योंकि वहां पर विचार बहुत कंडेंस्ड है, बहुत गहन विचार है। तो अगर समझ सकते हो तो शेखर बंदोपाध्याय का तो कोई जवाब ही नहीं। हाँ, सिराजुद्दौला नहीं, मुर्शिद कुली खान वगैरह नहीं, पहले के नवाबों ने ही रोका हुआ था सिक्का छपने का, क्योंकि मुगल बादशाह ने उसको सिक्का छापने की भी अनुमति दे दी थी, तो उसको रोक दिया था उसने। तो सिक्का एक्चुअली मुगल बादशाह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान मिलेगा, एक दस्तक मिलेगा, वो दस्तक में आगे मैं कहानी पर तो आ जाऊंगा, तो काजल में बताऊंगा। देखो, जेंटू कहते थे हिंदू को जेंटू बोलते थे। तो थोड़ा तुम श्रद्धा आगे चली गई, वो मैं आगे जब मैं पहुंचूंगा तो बताऊंगा। एक्चुअली वार्न हेस्टिंग्स जब गवर्नर जनरल था बंगाल का, तो उसने क्या किया कि भारत में जो प्रचलित कानून है उस कानून का संहिताकरण करवाना शुरू किया। वही संहिताकरण करवाने में उसने एक विधि संहिता बनाई थी। उसी विधि संहिता को कहते हैं कोड ऑफ जेंटू लॉज, क्योंकि वो जेंटू का मतलब हिंदू हुआ। उसमें जब वार्न हेस्टिंग्स पर हम आएंगे तो इसको क्लियर करेंगे। किसका है? कोमल, मेरा एक सजेशन मानो, तुम बिपिन चंद्रा तो आसान है, बढ़िया है, जो कि देखो बिपिन चंद्रा का जो बुक पढ़ोगे एनसीईआरटी, उसमें एक उसका अलग एक महत्व है। उसका महत्व है कि वो इंटीग्रेटेड दिया है, मतलब वो चैप्टर को जोड़ के एक दिया हुआ है। और जो कक्षा 12वीं की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो
उसमें चैप्टर तो बहुत बढ़िया है, लेकिन बहुत स्टैंडर्ड है, लेकिन सभी चैप्टर अलग अलग है, इंडिपेंडेंट। जैसे 1857 का महाविद्रोह लिया है, तो दूसरा चैप्टर दिया है आधुनिक नगरों पर, तीसरा चैप्टर दिया है गांधी जी पर, उसका अगला चैप्टर दिया है विभाजन पर, उसके अगला चैप्टर दिया है स्वतंत्रोत्तर भारत पर। उनके बीच कनेक्टिविटी डायरेक्ट नहीं, लेकिन प्रत्येक चैप्टर अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो अगर मेरी राय मानो तो कक्षा 8 की एनसीईआरटी पर हो, बिपिन चंद्र की 12वीं कक्षा की एनसीईआरटी पर हो, और फिर 12वीं कक्षा वाली नई एनसीईआरटी भी पर हो, क्योंकि नई एनसीईआरटी से कई बार वो क्वेश्चन भी दे देते हैं, इसलिए हम नई एनसीईआरटी हमेशा पढ़ने को सजेस्ट करते हैं। फ्रेशर है ऑटोमन। ऑटोमन नाम है तुर्कों का। जैसे तुर्क में भी ना, जैसे तुर्क थे तो मध्य एशिया में जो बसते थे उनको, उसमें से एक ग्रुप ऑफ पीपल थे, उनको तुर्क कहा जाता था। तुर्कों में भी अलग अलग उनके जनजाति होती थी, ट्राइब में बटे हुए थे, ट्राइब से डिफरेंट। उसी में जो एक ट्राइब था वो ऑटोमन ट्राइब था। ऑटोमन ट्राइब के जो तुर्क होते थे उनको ऑटोमन एम्पेरर कहते थे, या ऑटोमन उनको बोलते थे, उनकी जनजाति का नाम था। खुशबू चर्ची ओल्ड एंड फिर इसका नहीं तो उस समय कहाँ घटा, उस समय तो जीडीपी उसी में 24% है ना जीडीपी, जिसमें गोल्ड और सिल्वर आ रहा था। जब प्लासी का लड़ाई और बक्सर का युद्ध जीत जाएंगे तब तो सोने चांदी मंगाना छोड़ देंगे ना, उल्टा यहीं से धन उठा के ब्रिटेन ले जाएंगे, तब हमारा कम होने लगा। जब तक सोने चांदी आ रही थी तब तक तो हमारा जीडीपी बढ़िया था। चाइना का 31%, अपना 24%, टोटल 55% जीडीपी था। वो तो कम पड़ गया जब उन्होंने बंगाल को जीत लिया, और जब धीरे धीरे भारत के धन का दोहन शुरू कर दिया, भारत से धन ब्रिटेन उठाकर ले जाने लगे, तब हमारा जीडीपी कम हो गया। वास्को डी गामा अच्छा वास्को डी गामा फ्रेशर है। वास्को डी गामा, देखो पहले आक्रमण नहीं किया था, वास्को डी गामा ने खोज की थी। जब रास्ता ब्लॉक हो गया, जैसे मैंने आपको बताया कि जब पूरब की तरफ जाने का मार्ग जब बंद हो गया, तो क्या हुआ कि स्पेन और पुर्तगाल ने परस्पर आपस में बांट लिया, और स्पेन पश्चिम के रास्ते बढ़ा और पुर्तगाल पूरब के रास्ते बढ़ा। उसी क्रम में वास्को डी गामा खोजते खोजते, जब पहले तो बार्थोलोम्यू डियाज, केप ऑफ गुड होप, जैसे आप देखोगे ना, तो आप जब आओगे भारत की तरफ तो ऐसे अटलांटिक महासागर से ऐसे आ रहे हो, ये अफ्रीका का दक्षिणी तट है, यही केप क्षेत्र, केप ऑफ गुड होप, उत्तमा साहंद्रीप, यहाँ से राउंड लेके, ऐसे राउंड लेके इंडिया ऐसे है, तो इसी में ये मालाबार, हाँ मालाबार तट पर, मतलब ये पहुंचा कालीकट बंदरगाह। ऐसे करके राउंड मार के आया, तो वो पहले तो खोजकर्ता के रूप में आया, फिर सेकेंड टाइम 1502 में आया, उसमें कुछ सैनिक वैनिक शक्ति का प्रयोग किया उसने, और वो वहां के शासक जमोरिन से ही लड़ गया था वो, तो थोड़ा सा दुस्साहस का काम किया था। और फिर उसके बाद 1502 में गया तो फिर डी एल्मीडा आया, यही बात थी, पहले तो खोजकर्ता के रूप में आया। हाँ हाँ, ठीक है, अब क्लास आगे बढ़ाएंगे। तुम लोगों को देखो, दो तरह के बच्चे हो इसमें, एक फ्रेशर बच्चे हो, दैट इज द वन टाइप। दूसरे बच्चों के थोड़ा एडवांस्ड में हो, जैसे बंगाल की दीवानी पर क्वेश्चन पूछ रहे थे, आगे का क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो मैं दोनों से अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा मुझे, अभी देखो तुम लोगों का बिगिनिंग का क्लास है, और मैंने आगे जब आप लोगों को वादा किया है तो थोड़ा सा भरोसा रखो। मतलब तुम लोगों के बहुत सारे प्रोग्राम अनफोल्ड होने हैं, तो थोड़ा सा धैर्य इतना ही रखना है कि अगर मैं फ्रेशर को समझाने लगूँ तो एडवांस स्टेज वाले बच्चे परेशान ना होंगे, और जब एडवांस स्टेज वाले को तो डील कर रहा होगा तो फ्रेशर परेशान ना होंगे, क्योंकि फ्रेशर को भी एडवांस्ड होना है, और हम उसी को बनाने के लिए उसमें हम नया नया, देखो अभी तो हमने शुरू ही किया है ना, अब नए नए दिमाग लगाएंगे आप में कि आपको और कैसे सुविधा दें, आपको और कैसे सुविधा दें। वो सब सुविधा हम आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करने वाले हैं, केवल धैर्य के साथ आप सुनिए और हैप्पी रहिए। हाँ, और कुछ? ओके।
तो कल हमने जहां छोड़ा था, मैं थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं। देखो अब तक हम कहां तक पहुंचे। अब तक हमने यहां तक दिखाया आपको कि हमने शुरू ही किया और मॉडर्न हिस्ट्री को हमने 4 भाग में बांटा हुआ है। उसमें अभी मैं बिगिनिंग की स्टेज में हूं। 4 भाग है। पहला है 18वीं सदी का इतिहास, दूसरा है उपनिवेशवाद, तीसरा है राष्ट्रवाद और चौथा है स्वतंत्रोत्तरवाद, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। तो उसमें जो पहला 18वीं सदी का भारत है उसको हम 2 उपभाग में बांट देते हैं, 18वीं सदी का पूर्वार्ध और 18वीं सदी का उत्तरार्ध। तो पहला मैंने 18वीं सदी का पूर्वार्ध आप लोगों का, मैं अभी तक उसको 18वीं सदी के पूर्वार्ध को लिया है। उसमें हम लोगों ने क्या देखा है कि मुगल साम्राज्य का विघटन हो गया और मुगल साम्राज्य के कब्र पर कई छोटे छोटे राज्य आए। मुगल साम्राज्य के विघटन पर कई छोटे छोटे राज्य स्थापित हुए, उसको बहुराज्य व्यवस्था कहते हैं। उसमें हमने देखा कि देखो राजनीतिक रूप से तो ये विघटन का काल आपको दिखता है, परंतु जो राज्य हैं वो 2 प्रकार के हैं, कुछ उत्तराधिकारी राज्य है, कुछ विद्रोही राज्य हैं। लेकिन जो उस समय उत्तराधिकारी राज्य हैं और कुछ अलग राज्य भी हैं, वो भी एक अच्छी अच्छी सरकारें अपने अपने क्षेत्र में दी है और कुल मिला के इकोनॉमी ग्रो कर रही है। अर्थव्यवस्था का भी प्रसार ही हो रहा है, क्योंकि उसमें यूरोपीय ट्रेड तो उस समय चल ही रहा है ना। तो हम अपनी सुविधा से तुमको सेकेंड हाफ में फिर यूरोपीय कंपनियां के बारे में बता रहे हैं। तो उसके चलने से क्या हुआ कि वहां से जब इकोनॉमी आप देखेंगे कि इकोनॉमी हमारी ग्रो कर रही है, कीमती धातु आ रहा है अमेरिका से, और हमारे यहाँ नकदी फसलों की, नकद फसल की खेती बढ़ रही है, तो उस कारण से भी आमदनी बढ़ रही है। तो कुल मिलाकर हम लोग की इकोनॉमी अच्छी स्थिति में है। कल्चर भी, संस्कृति भी, मुगल साम्राज्य पहले हमारी संस्कृति को, साहित्य को संरक्षण देता था। अब मुगल साम्राज्य नहीं रहा, परंतु मुगल साम्राज्य के कब्र पर जो अन्य छोटे छोटे राज्य रहे, उन राज्यों ने अपने अपने क्षेत्र में कला और साहित्य को संरक्षण दिया। तो कुल मिलाकर हमारी स्थिति खराब नहीं है, क्योंकि पहले माना जाता था कि एक साम्राज्य होता है वो बड़ा प्रोग्रेसिव होता है, प्रगतिशील होता है, और जो छोटे राज्य होते हैं, स्मॉलर स्टेट्स होते हैं, वो रिग्रेसिव होते हैं, वो प्रगतिहीन होते हैं। परंतु अब ऐसा नहीं माना जाता। अब माना जाता है कि बड़े साम्राज्य के साथ छोटे राज्य भी प्रगतिशील होते हैं, क्योंकि जो छोटे राज्य हैं वो अपने अपने क्षेत्र में अपेक्षाकृत अच्छी सरकारें स्थापित करते हैं। तो दे आर जस्ट गिविंग द गुड गवर्नमेंट टू देयर पीपल, टू देयर रीजन। तो अब यही धारणा कुल मिला के चली आ रही। तो 18वीं सदी का कुल मिला के हमने मूल्यांकन किया और आपके सामने रखा। अब जब हम 18वीं सदी के उत्तरार्ध पर आए तो हमें यूरोपीय कंपनियों के रोल से देखना है। तो उसी क्रम में हमने जो अब तक आपसे डील किया, उसमें हमने आपको बताया, जो फिर एक बार मैं आपको रिमाइंड कर देता हूं। हमने पहली चीज आपको बताई कि यूरोप किस प्रकार के परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर रहा, किस प्रकार के परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर रहा। प्रक्रिया से गुजर रहा। दूसरा, भारत में यूरोपीय व्यापार का विस्तार कैसे हुआ, तो मुझे लगता है कि मैं सभी बच्चों को इंगित करते हुए पूछ रहा हूं, जो फ्रेशर है उनको भी अपने ध्यान में रखते हुए पूछ रहा हूं। यहां तक के प्रश्नों का उत्तर अभी सभी जान रहे होंगे, क्योंकि मैंने आपसे यह पूछा था, कल बताया कि पहले जो यूरोप था वह यूरोप पूरब के साथ व्यापार थोड़ा बहुत करता था, लेकिन अब यूरोप में जब उसी समय यूरोप में कृषि का विस्तार हुआ, चूंकि कृषि में तकनीकी विकास हुआ, नई नई तकनीकी कृषि में आई, तो कृषि विकसित अवस्था में आई, उससे एक धनी मानी वर्ग पैदा हुआ।
वो धनी मानी वर्ग को कुछ विलासता संबंधी सामग्रियों की आवश्यकता। विलासता संबंधी सामग्री होती है जो भोग विलास वाली सामग्री, जैसे मसाले, ताकि हम मांस को प्रिजर्व करें। मतलब एक होता है आवश्यकता की वस्तुएं और दूसरा होता है ब्रिस्क ट्रेड। तो ओके, तो उस वस्तु से लोगों को फायदा मिलता है और उससे लोग के लाइफ में जैसे ऐशो आराम के लिए जो वस्तुएं खरीदते हैं उसी को विलासता संबंधी वस्तुएं बोलते हैं। तो उनको विलासता संबंधी वस्तुओं की जरूरत थी जो पूरब से आता था। तभी क्या हुआ, उधर ऑटोमन तुर्कों ने यानी तुर्कों ने हमला करके पूर्वी रोमन साम्राज्य को जीत लिया, उसकी राजधानी कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया। अब हो गया इनका रास्ता बंद। अब इन्होंने शुरू कर दी भौगोलिक खोज, और भौगोलिक खोज शुरू करके वैकल्पिक मार्ग मिल गया इनको। और सबसे बड़ी बात है कि एक नया महाद्वीप मिल गया। इनके पास तो खुद उतने संसाधन थे नहीं। जब उस नए महाद्वीप से कीमती धातु के रूप में सोने और चांदी मिल गए तब तो इनको चांदी ही चांदी हो गई। अब वो दूसरे के सिर पर नारियल फोड़ने लगे। पूरे अमेरिकी सोने चांदी से वो पूरब की वस्तुएं खरीदने लगे, भारत से मसाले खरीदने लगे, आगे चलकर सूती वस्त्र और रेशमी वस्त्र, कच्चे रेशम खरीदने लगेंगे। धीरे धीरे नील, अफीम और बहुत सारे आइटम्स जुड़ते जाएंगे। तो कुल मिलाकर मैं आपको बताना चाहता कि इनकी चल निकलेगी और यह पूरब की तरफ आकर व्यापार करके मुनाफा कमाने लगेंगे। तो यहीं से इनकी कहानी शुरू होगी। तो मुझे लगता है कि यहां तक तुम सभी लोग वाकिफ हो चुके होंगे। व्हाट अप टू दिस पॉइंट दे नो द थिंग, फ्रेशर भी वो भी जान रहे हैं। तो अब किसी को दिक्कत नहीं होने दूंगा, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। अब हम जानना चाहते हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम क्या रहा था। आगमन का क्रम क्या रहा था। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम क्या रहा था। तो मैं आपको बताऊं कि इनके आगमन का क्रम, पहले पुर्तगीज कंपनी आई। मैं कहानी बता ही चुका हूं कि वास्को डी गामा ने खोज की, वो जहाज पर मसाले ले गया और वहां 60 गुने दाम में बिक गया। अब तो पुर्तगीजों की आंखें चमकने लगी और फिर पोर्चुगीज यहाँ उधर स्पेन था, स्पेन ने अमेरिका को पहले अमेरिका में अपना प्रसार किया। पुर्तगाली भी अमेरिकी महाद्वीप पहुंच गए थे। पुर्तगाली ने अमेरिका में एक महत्वपूर्ण भूभाग पर कब्जा किया होता, जिसको ब्राजील आप देखते हो आज, वो पुर्तगालियों का क्षेत्र था। और फिर अफ्रीका के तटीय क्षेत्र में भी उन्होंने अपने उसको फैक्ट्री बोलते हैं। फैक्ट्री शब्द से घबराना मत। फैक्ट्री का मतलब होता है कि आज फैक्ट्री का जो फैक्ट्री क्या है, तुम कहोगे उत्पादन केंद्र, जहाँ कपड़े बनाते हैं या कोई वस्तु बनाते हैं उसको फैक्ट्री बोलते हैं। नहीं, तब फैक्ट्री का मतलब होता था गोडाउन। जैसे वो क्या अपना वेयर हाउसेस बनाते थे और वेयर हाउसेस में अपनी सामग्री, जैसे अगर कोई भी जो व्यापारिक वस्तुएं रखनी होती थी उसमें बहुत बड़ा गोडाउन बनाते थे और गोडाउन में उस वस्तुओं को रखते थे, उसी को फैक्ट्री बोलते थे। वो जैसे गोवा कभी जाओगे तो गोवा में आपको पुर्तगीजों का बहुत बड़ा गोडाउन मिलेगा, बहुत बड़ा। वो लाइट हाउस वो समुद्र के किनारे है, जस्ट समुद्र के किनारे रखते थे क्योंकि जहाज से आते थे और वहीं पर अनलोड करते थे, वहीं पर लोड करके अपने वस्तु को ले जाते थे। तो इस प्रकार से आपको पता है कि वो पुर्तगीज आए और फिर पुर्तगीज ने पहले मसाले व्यापार शुरू किए। तो मसाले व्यापार शुरू करने में पुर्तगीजों ने 1505 में डी एल्मीडा ने पहले ओरमुज को पर कब्जा कर लिया। 1505 में डी एल्मीडा गवर्नर हुआ, 1509 तक ओरमुज पर कब्जा हो गया। उसके बाद देखो पुर्तगीजों का, जब तक जिस समय पुर्तगीज आए थे उसमें दूसरी कोई यूरोपीय कंपनी नहीं आई थी और उनकी जो सामुद्रिक शक्ति थी, सामुद्रिक शक्ति का कोई मुकाबला नहीं था। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहूँगा कि उनका जो देखो अभी जो स्थिति है व्यापार का भारत में, वो व्यापार का हम आपको केंद्र बताते हैं। जैसे देखो ये इंडिया है, तो यहाँ पर तीन क्षेत्र थे व्यापार के। देखो एक था कि यहाँ से फारस की खाड़ी और लाल सागर से ये जगह चाहे ओरमुज से ऐसे करके और ये गुजरात के तट तक चला जाता था। ये व्यापार का अरब सागर, यह एक व्यापारिक केंद्र क्षेत्र था। दूसरा व्यापारिक क्षेत्र यहाँ से शुरू होता था
गुजरात से, और ऐसे हिंद महासागर होते ही वो चला आता था बंगाल की खाड़ी तक। तो बंगाल की खाड़ी तक आ गया, और तीसरा केंद्र होता था यहाँ गुजरात से लेकर हिंद महासागर तक आ गया। और हिंद महासागर के बाद तुम देखोगे बंगाल की खाड़ी से शुरू होता था, और यहाँ अगर तुम इंडोनेशिया में जाओगे तो एक चौक पॉइंट है, जगह है इंडोनेशिया में, उसका नाम है मलक्का। तो तीसरा मलक्का, तो 3 व्यापारिक क्षेत्र में बटा हुआ था। फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये फारस की खाड़ी है, मानचित्र पर देख लेना। फारस की खाड़ी में एक जगह है, उसका नाम है ओरमुज। तो ओरमुज से लेकर और गुजरात, या यहाँ तुम आओगे भारत में तो गुजरात का तट है। इन दोनों के बीच का जो भूभाग है, वो दोनों के बीच के भूभाग पर एक क्षेत्र था व्यापारिक केंद्र, यह एक व्यापारिक क्षेत्र था। दूसरा व्यापारिक क्षेत्र गुजरात से शुरू होकर हिंद महासागर तक पहुंच जाएगा, इसको दूसरा व्यापारिक क्षेत्र कहते हैं। और तीसरा बंगाल की खाड़ी से शुरू होकर मलक्का तक पहुंच जाएगा। इन तीनों क्षेत्र पर अकेला पुर्तगीजों ने समुद्र पर कब्जा किया हुआ था। पुर्तगीजों ने कई जगहों पर कोचिंग में, सूरत में, मसूलीपट्टनम में अपनी अपनी फैक्ट्री का मतलब गोडाउन बनाई। यस, ओरमुज फारस की खाड़ी में है। तुमको सूर्य का तुम अपना नेट खोलो, नेट खोलकर तुम देखो पर्शियन गल्फ, और पर्शियन गल्फ में सूर्य का तुमको मिल जाएगा फारस की खाड़ी, और फारस की खाड़ी पर्शियन गल्फ में ओरमुज बंदरगाह है। फारस की खाड़ी तुमको मानचित्र पर देखना पड़ेगा, ईरान के बगल से फारस की खाड़ी गुजरती है, अभी भी फारस की खाड़ी है, बड़ा इंपॉर्टेंट स्थल है। तो इसके बाद ओरमुज से चले आए गुजरात तट, गुजरात से चले आए हिंद महासागर, हिंद महासागर से तुम पूरब की तरफ बढ़े, और पूरब की तरफ आप चले आए बंगाल की खाड़ी के किनारे, और बंगाल की खाड़ी से आप शुरू किया और पहुंच गए आप मलक्का। तो तीसरा, तीनों पर अकेला पुर्तगीजों ने कब्जा किया हुआ था, और करताज बेच बेच के पैसा कमा रहे थे, यही स्थिति थी। और जो कोचिंग है, कोचिंग में इनका केंद्र था, गोवा में इनका केंद्र था। गोवा में तो केंद्र खैर बाद में बना है, 1510 में इन्होंने जो गोवा पर कब्जा किया है, वो 1510 में गोवा पर कब्जा किया है। और जब 1510 में गोवा पर कब्जा हुआ तो जस्ट 1 मिनट, टेल हर कि आई एम इन द क्लास मैम, Shita मैम का देयर इज द कॉल 2697. No, you have to sit here. Just go and call it back. 2697 is the opening point. तो इस पर कब्जा किया और आपको गोवा पर कब्जा हुआ। इस तरह से आप देखोगे कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वहां पर उनका एक नियंत्रण बना और फिर वो कब्जा हुआ। तो दैट्स व्हाई यू विल जस्ट कम टू नो कि ये जो जगह है, कोचिंग पर कब्जा है उनका, सूरत पर, मतलब ये सब जगह है जहां मुख्यालय बनाया है, मसूलीपट्टनम पर उनका नियंत्रण है। तो इस तरह से बहुत सारे जो क्षेत्र हैं उन पर उनका नियंत्रण है। तो दिस पॉइंट शुड बी क्लियर। अब यहां से जब तुम आगे बढ़ते हो तो पता चलता है कि उनका एक अधिकार, अच्छा उन्होंने दादागिरी काफी की। एक तो आप लोगों को पता ही है कि उन्होंने एक तो कारताज सिस्टम शुरू किया, दूसरा क्या करते थे, समुद्री डकैती भी करते, दूसरे को जहाज को भी लूट लेते थे। फिर एक और भी चीज तुमको आश्चर्य लगेगा, धर्मांतरण करते थे। क्योंकि जिस समय स्पेन और पुर्तगाल चला था वहां से, उस समय धर्म एक बहुत बड़ी चीज थी यूरोप में। और उस समय एक रोमन कैथोलिक चर्च व्यवस्था यूरोप में प्रचलित थी, उसका मुख्यालय रोम में था। हाँ, तो वो उस समय उसका जो मुख्यालय था, वो मुख्यालय कहीं ना कहीं, जब तुम अगर वहां पर अगर आप देखोगे तो आप उसका जो मुख्यालय था, वह मुख्यालय कहीं ना कहीं उनका जो गोवा था, उस गोवा में अगर तुम अभी भी वर्तमान में जाओगे तो पुर्तगीजों की छाप आपको नजर आएगी। मैंने पुराने जो भी हिंदू थे सबको तलवार के बल पर उसने धर्मांतरण करवा लिया। पिछली बार मैं जब गोवा गया था तो वहां मैंने एक चीज देखा, एक फोटोग्राफी भी वहां से लेकर आया कि एक कादम्बा वंश एंशिएंट टाइम का एक डायनेस्टी था, गोवा में ही रूल करता था। तो कादम्बा वंश का एक टेम्पल था गोवा में, जिसको पुर्तगीजों ने डेमोलिश कर दिया था। मतलब अब तक माना जाता था कि जो मुस्लिम थे वो टेम्पल्स को डेमोलिश करते थे, लेकिन नहीं, ये मुस्लिम रूलर्स नहीं, वो पुर्तगीज रूलर्स ने किया था। क्योंकि वो धर्म के मामले में काफी कट्टर होते थे और तलवार के बल पर धर्मांतरण करवाते थे। तो भारत में उनकी जड़ नहीं जमी। दूसरी बात है कि मानचित्र पर मैं दिखाऊंगा कि पुर्तगाल कंट्री बहुत छोटा है, उसको स्पेन ने बाद में जीत लिया, तो पुर्तगाल की हैसियत ही छोटी थी। तो
जो मेट्रोपॉलिटन है, जो मेट्रोपॉलिटन स्टेट है, वो मेट्रोपॉलिटन स्टेट जो जो उपनिवेश बनाता है, जैसे मान लो पुर्तगाली कंपनी है, तो पुर्तगाली कंपनी तो भारत में व्यापार करने आई थी, लेकिन पुर्तगाली कंपनी का जड़ तो पुर्तगाल में था। तो जब वह देश ही खुद कमजोर है तो भारत में वो मजबूत कैसे रहेगा? सबसे पहले भारत में पहले डच आए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई, और उससे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। 80 अंग्रेज 1599 में लंदन में इकट्ठे हुए, और उन्होंने 80 अंग्रेजों ने मिलकर वो कंपनी शुरू में बनाई थी 1600 में। और उस समय महारानी एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ थी, उसने उसको व्यापार करने का चार्ट, पूरब के व्यापार का चार्टर दिया। अब चार्टर क्या होता है मैं समझाऊंगा, तुम लोग पूछोगे उससे पहले बता रहा हूं। चार्टर का मतलब होता था, इस तरह की जो कंपनी बनती थी तो उस कंपनी को प्रायः एक चार्टर मिलता था कि तुम इस क्षेत्र का व्यापार करो, इस क्षेत्र के व्यापार पर तुम्हारा एकाधिकार है। तुम्हारा एकाधिकार का मतलब है कि हमारे देश की कोई दूसरी कंपनी वहां व्यापार करने नहीं जा सकती। तो आप कहोगे ऐसा क्यों, इतनी कृपा क्यों? तो देखो, इसलिए कि सरकार को लालच यह थी कि अगर हमारी कंपनी बहुत मुनाफा कमा के लाएगी तो हमें टैक्स के रूप में एक बड़ी रकम मिलेगी। सरकार को डर यह था कि देखो, अगर उस क्षेत्र में हमारी 10 कंपनियां, 5 कंपनियां चली जाएगी तो आपस में ये कंपटीशन करेंगे, क्योंकि सबको एक ही तरह के प्रोडक्ट, जैसे मसाले खरीदना है तो सभी मसाले खरीदेंगे, सूती वस्त्र खरीदना है तो सभी सूती वस्त्र खरीदेंगे। तो क्या होगा कि उसकी वस्तुओं की जो लागत मूल्य है वो बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि उनकी कीमत वस्तुओं की बहुत बढ़ जाएगी। तो जब उनका लागत मूल्य बढ़ जाएगा तो उनका मुनाफा कम हो जाएगा, और मुनाफा कम हो जाएगा तो मैं टैक्स क्या लूंगा। इसलिए वो करते थे, एक अधिकार दे दिया कि जो भाई ये कंपनी तुम ही उस क्षेत्र में रहो, दूसरी कोई हमारी कंपनी उस क्षेत्र में नहीं जाएगी। इस तरह से उन्होंने बांध दिया था कि ठीक है, ये तुम्हारा क्षेत्र रहा, यहाँ तुम्हारा व्यापार होगा, हमारी दूसरी कोई कंपनी नहीं जाएगी। इसको कहते थे एकाधिकार, मोनोपोली। और मोनोपोली के लिए चार्टर दिया जाता था, दैट वाज कॉल्ड चार्टर। आई थिंक चार्टर क्लियर हो गया? ओके। तो इस तरह से उन्होंने व्यवस्था की। तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को, जैसे एलिजाबेथ ने चार्टर दिया कि पूरब की तरफ जाओ। पूरब का मतलब भारत, चाइना, एशिया के सारे क्षेत्र में तुम एक अधिकार करो, दूसरी कोई कंपनी नहीं जाएगी। ओके, उसी तरह से यस। नहीं, चार्टर तो आदेश पत्र हुआ ना, और एक्ट का मतलब अधिनियम हुआ। अधिनियम का मतलब तुम लॉ बनाते हो, वो एक्ट है, और जो आदेश पत्र दिया वो चार्टर है। तो चार्टर मिला। अब वही उसी तरह का चार्टर ब्रिटिश को मिला, डच कंपनी को डच की सरकार ने दी, तो डच सरकार ने उसको डच कंपनी को दी। तो इस प्रकार से तुम देखते हो कि चार्टर और ये चीजें उनको मैंने डच सरकार ने भी दी। अब उसमें क्या हो, देखो एक दिक्कत क्या होगी कि तुम अगर अपने देश की कंपनी को चार्टर देते हो तो तुम्हारी कंपनी को तो एक अधिकार मिल गया, जरा सोचो। लेकिन ये बात तो तुम्हारे लंदन या ब्रिटेन की कंपनी, या अगर मान लो डच सरकार चार्टर देती है अपनी कंपनी को, तो वो नियंत्रण लगाती है कि हॉलैंड की कोई दूसरी कंपनी, हॉलैंड वाली को ही डच बोलते हैं, हॉलैंड की कोई दूसरी कंपनी वहां नहीं जाएगी। लेकिन उसका वह चार्टर फ्रेंच कंपनी पर, ब्रिटिश कंपनी पर या दूसरे किसी कंपनी पर तो लागू नहीं होगी। तो भले ही वो अपने देश की कंपनी को रोक देती थी, लेकिन दूसरे देश की कंपनियां तो वहां पहुंचती थी, और पहुंचती थी तो प्रतिस्पर्धा होती ही थी, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 ईस्वी में बनी, उसको चार्टर ही मिला, लेकिन भारत में पहले आए वो डच आए, उसके बाद ब्रिटिश आए। हाँ, एक बात मैं बताना चाहूंगा, तुम्हारी लिस्ट में मैंने एक कंपनी का नाम नहीं लिया है, डेन कंपनी। एक डेन कंपनी भी आई थी। डेन कंपनी कौन थी? तो डेनमार्क की थी, उसको डेन कंपनी कहते हैं। और डेन कंपनी हिंदुस्तान में आई थी 1616 में, 1616 में। और वह उसने अपना उसने अपना जो डेन कंपनी थी, उसने ट्रैंकोवार में अपनी फैक्ट्री बनाई थी 1620 में। और फिर आगे चलकर उसका हेड क्वार्टर बना था सेरामपुर। सेरामपुर कहते हैं बंगाल में जगह है सेरामपुर, उसका मुख्यालय बना था। और फिर 1874 तक वो अपनी सारी प्रॉपर्टी, आपको 12वीं कक्षा के एनसीईआरटी में लिखा हुआ, जो इंडिया में जो भी उसकी प्रॉपर्टी थी, जो भी फैक्ट्री थी,
वो ब्रिटेन के हाथों बेच के चली गई। तो अगर आपको सीरीज बनाना होगा तो आप सीरीज में बनाओगे सबसे पहले पुर्तगाली, फिर पुर्तगीज, फिर डच, फिर ब्रिटिश और फिर डेन। जैसे 1602 में यहाँ आगमन हो गया, 1605 तक आगमन हो गया डच का, फिर ब्रिटिश का आगमन हो गया, और एक बात उसके बाद डेन आए और सबसे अंत में फ्रेंच आए। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि जब चाहे वो डच कंपनी आई या ब्रिटिश कंपनी आई तो उनका पहला लक्ष्य भारत नहीं था, उनका पहला लक्ष्य था दक्षिण पूर्व एशिया, क्योंकि उस समय उनको मसाले व्यापार के लिए आए थे। तो बाद में जब देखा तो कहा कि अरे भाई, तो सबसे बड़ा आइटम सूती वस्त्र है, नहीं तो यहां पर जैसे वो आए तो मसाले व्यापार के लिए मुख्य रूप से आए थे। वो कंपनी जब आई, जब डच कंपनी आई और जब ब्रिटिश कंपनी आई, तो दोनों ने पहले मसाले व्यापार के लिए ट्राई किया, और उसी क्रम में क्या हुआ कि इनके बीच आपस में संघर्ष शुरू, और सबसे बड़ा संघर्ष पुर्तगालियों से हुआ। तो ब्रिटिश तो आते ही पहले ओरमुज छीना पुर्तगालियों से, ओरमुज का जो बंदरगाह था, मैंने 1622 तक ब्रिटिश ने छीन लिया उससे। उसका ब्रिटिश ने उससे शिलोंग का क्षेत्र भी छीन लिया। और ब्रिटिश देखो 3 मैंने व्यापार का केंद्र बताया, एक बताया ओरमुज से लेकर गुजरात तक, पहला भाग, दूसरा भाग था गुजरात से लेकर हिंद महासागर, तो इन दोनों भाग पर ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया, और तीसरा भाग था बंगाल की खाड़ी से मलक्का, इस पर डच ने कब्जा कर लिया। तो 3 भाग में 2 भाग पर ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया, 1 भाग पर डच ने कब्जा कर लिया। अब ब्रिटेन अगर ब्रिटिश कंपनी चाही उधर इंडोनेशिया की तरफ बढ़ने को, तो डच ने उसे पराजित कर दिया, अंबोना एक नरसंहार, डच ने उसको नहीं जाने दिया, और डच को भारत में ब्रिटिश नहीं जमने दिया। हालांकि डच का कुछ फैक्ट्री भारत में थी, जैसे बंगाल में ही देखोगे तो चिनसुरा था, बंगाल में वहाँ डच की फैक्ट्री थी, सूरत में डच की फैक्ट्री थी, मसूलीपट्टनम में डच की फैक्ट्री थी, नेकपट्टनम में डच की फैक्ट्री थी। तो डच की फैक्ट्री इंडिया में थी, लेकिन डच को फाइनल रूप से 1795 में इंडिया से फाइनल रूप में ब्रिटिश ने भगा दिया। तो 1795 में फाइनली डच फ्लीड फ्रॉम इंडिया, और तब वो साउथ ईस्ट एशिया में ही रह गए, और उधर ब्रिटिश को डच ने उधर नहीं जाने दिया। तो ये तरह की बात हुई। अब मैं आपको बताना चाहता जब ब्रिटिश कंपनी आई तो ब्रिटिश कंपनी ने ट्रेड कंपोजिशन को बदल दिया। हालांकि मसाले भी ब्रिटिश निर्यात करते रहे, लेकिन मसाले से भी ज्यादा निर्यात ब्रिटिश ने किया सूती वस्त्र का, फिर कच्चे रेशम का, फिर नील, अफीम और सोरा। सोरा क्या होता है पता है? उसको अंग्रेजी में कहते हैं सॉल्ट पीटर। बिहार और गुजरात में उसका बहुत उत्पादन होता था, बिहार में भी होता था। वो सोरा से जानते हो क्या बनता था? बारूद बनता था। तो ये सब आइटम्स ब्रिटिश बेचते थे। तो सबसे बढ़कर जो सूती वस्त्र है उसका ब्रिटिश ने बड़ी मात्रा में निर्यात किया। और इधर ये देखो, ये है कोरोमंडल तट। ये जैसे ये मालाबार तट हुआ, ये कोरोमंडल तट हुआ। कोरोमंडल तट जो पूर्वी तट है वो कोरोमंडल तट है। तो डच क्या करते थे कि दक्षिण पूर्व एशिया से, जो डच हैं वो डच दक्षिण पूर्व एशिया से मसाले लेते थे। यस, खाली फ्रेशर है डच क्या व्हाट इज डच देखो, हॉलैंड, यूरोप में हॉलैंड एक कंट्री है। वैशाली मेरा रिकमेंडेशन है कि सभी लोग एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। सभी लोग एनसीईआरटी कक्षा 8 की नई एनसीईआरटी, मैं 3 बार बोल रहा हूँ, कक्षा 8 की नई एनसीईआरटी। मैं फिर एक बार एनसीईआरटी का चैप्टर बता देता हूँ। और मैं वैशाली से यह पूछना चाहता हूँ कि पहले क्लास से वो मौजूद है कि नहीं। अगर नहीं मौजूद है तो कोई बात नहीं, यहाँ से फिर मौजूद रहना है। बीच बीच में क्लास किसी को नहीं छोड़ना है। क्लास छोड़ोगे तो कंटिन्यूटी टूट जाएगी। तो अब देखो यहाँ पर जो तुम देखते हो, डच कहते हैं हॉलैंड, जो यूरोप में एक देश है हॉलैंड, तो उसके बासी को डच बोलते हैं। हॉलैंड बासी को डच बोलते हैं। जैसे तुम भारत के हो तो इंडियन कहते हो। तो उसी प्रकार से यहाँ पर तुम देखते हो, दिस इज द अंकुर, दिस इज द राइट वे। हाँ, you have always respond in this manner. If there is any response, you have to not to your body language, your word, it matters a lot for me. I am persistently requesting you. So here the point is, यहाँ पर जो तुम देख रहे हो डच, ये जो कोरोमंडल कोस्ट है, कोरोमंडल कोस्ट में जो जगह है, इस जगह पर डच लोग क्या करते थे, यहाँ कुछ फैक्ट्री बना ली हुई थी, और ये दक्षिण पूर्व एशिया से वो मसाले ले जाते थे, तो फिर उनको सोने चांदी देना पड़ता था। तो उन्हें एक तरीका अपनाया कि ऐसा करते हैं, एक क्षेत्रीय व्यापार विकसित किया। क्षेत्रीय व्यापार में वो क्या करते थे, कोरोमंडल तट से बेहतर प्रकार के रेशमी वस्त्र,
यहाँ से दक्षिण पूर्व एशिया को सप्लाई देते थे, और उससे जो मुनाफा मिलता था वो पूरा पैसा, वो जो उससे जो मुनाफा मिलता था उसे मसाले खरीदते थे और मसाले खरीद के यूरोप में निर्यात करते थे। तो वही यहाँ कोरोमंडल तट से उन्होंने जो रेशम का निर्यात किया, वो रेशम के व्यापार से काफी इससे रेशम के व्यापार को प्रोत्साहन मिला। तो भारत से रेशम के वस्त्र खरीदते, दक्षिण पूर्व एशिया में बेचते, वहां से मसाले उठाते और यूरोप में बेच लेते, और उसी रेशम के व्यापार से जो लाभ मिलता उसे मसाले में निवेश कर देते। हाँ, कोरोमंडल तट है। भूगोल शिवानी, तुम लोग ज्योग्राफी का बेसिक पुस्तक पढ़िए। कोरोमंडल, ये देखो कोरोमंडल कोस्ट है, यह एक तट है और ये ज्योग्राफिकल रीजन है कोरोमंडल। तुम ज्योग्राफी का एक एनसीईआरटी लो, प्लीज मेरी बात मानो, क्योंकि उसमें हर स्टेप पर दिक्कत होगी। इसमें तो कोई भी विषय में हाथ डालोगे तो बेसिक तो थोड़ा सा चाहिए ना। तो उसमें एनसीईआरटी बुक को तुम जितना जल्दी ज्योग्राफी का एनसीईआरटी एक बार उलट दो और भारत का मानचित्र को देख लो। देखो, ये तुम्हारा हुआ कोंकण तट, ये जो हुआ महाराष्ट्र के पास, ये जो तुम देख रहे हो बॉम्बे के पास, यहाँ पर तुम देख रहे हो ये मालाबार तट हुआ जो केरला वगैरह का क्षेत्र है, और कोरोमंडल तट है वो तमिलनाडु कोस्ट है, तो वो कोरोमंडल तट हुआ। तो तमिलनाडु कोस्ट जो देख रहे हो वो कोरोमंडल तट हुआ। तो ज्योग्राफी का इस एरिया को यस तो आप दिमाग में रखना। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि अब देखो, ये इस तरह से वो डच भी यहां से वस्त्र का निर्यात करते रहे, वो दक्षिण पूर्व एशिया को, और ब्रिटेन सूती वस्त्र बड़ी मात्रा में यूरोप को निर्यात किया। तो अब देखो अंतर, 17वीं सदी के पूर्वार्ध में, यानी पूर्वार्ध कहते हैं फर्स्ट हाफ को, और फर्स्ट हाफ मतलब 1601 से 1650 कहलाएगा 17वीं सदी का पूर्वार्ध। तो उस काल में भारत से निर्यात होने वाली मुख्य सामग्री क्या थी पता है? मसाले। और आयात की महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी पता है? घोड़े, हॉर्स। और 17वीं सदी का जो उत्तरार्ध है, जो सेकेंड हाफ ऑफ 17th सेंचुरी है, उसमें निर्यात का जो मुख्य आइटम बन गया वह हुआ सूती वस्त्र, और आयात का जो मुख्य आइटम बना वो था कीमती धातु, सोने और चांदी। तो ये आपको पता होना, मैंने ये आपको बताना चाहता हूँ। बंगाल सबसे धनी प्रांत था, बंगाल के पास बहुत संसाधन थे, मतलब सभी कंपनी, मद्रास भी था, लेकिन विशेषकर जो ब्रिटिश कंपनी ने बंगाल पर बहुत ज्यादा गौर किया। इसकी वजह यह थी कि मतलब 40% जो भारत से निर्यात की जाती थी वस्तुएं, उन निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में 40% वस्तुएं अकेला बंगाल से आती थी, इसलिए बंगाल को बहुत ज्यादा महत्व था, और यही वजह है कि बंगाल में सभी कंपनियां जाती थी। ओके, तो ये जो तुम देख रहे हो, तो इस तरह से देखो व्यापार का ढांचा बन गया। तो डच। अब सबसे लेट कमर है फ्रेंच। 1664 में तो कंपनी ही बनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, और 1664 में कंपनी बनी, और वह कंपनी हिंदुस्तान में 1667 में आई, और 1668 में अपनी पहली फैक्ट्री बनाई सूरत में। फैक्ट्री तो मैं आपको बता ही चुका हूं क्या मतलब होता है। और फिर सूरत के बाद फिर तुम देखोगे उसने फैक्ट्री कई जगहों पर, मसूलीपट्टनम में बनाई, चंद्रगिरी बनाई, पौंडीचेरी में बनाई, तो कई जगहों पर फ्रेंच कंपनी स्थापित हुई। लेकिन देखो, अब आश्चर्य की बात यह है कि पुर्तगाली कंपनी तो गई, उसको तो एशिया में दबा दिया उधर ब्रिटिश ने और डच ने। तो पुर्तगीज तो अब भारत में रह गए, गोवा, दमन दीव, ये 3 क्षेत्र में ही पुर्तगीज कन्फाइंड रह गए। डच तो इंडिया में रह ही नहीं पाए, उनको तो दक्षिण पूर्व एशिया में सेटल होना पड़ा। तो ब्रिटिश से अगर भारत में कोई बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा की, वो प्रतिस्पर्धा की फ्रेंच ने। तो आपके मन में एक जिज्ञासा होगी कि आखिर ब्रिटिश से इतनी कड़ी प्रतिस्पर्धा क्यों कर पाए, आखिर क्या बात ऐसे फ्रेंच में थी? तो देखो, इसके लिए थोड़ा तुमको यूरोप को देखना पड़ेगा। तो यूरोप में कल मैं यूरोप का मानचित्र लाकर भी उस कंट्री को समझाऊंगा तुम लोगों को। मैं अब समझ गया, तुम लोगों की बीमारी को मैं बहुत अच्छी से समझ गया, और मैं इसका बड़ा ही शर्तिया इलाज लेकर आऊंगा, तो तुम्हारी बीमारी है वो क्लियर हो जाएगी। बंगाल से। तो थोड़ा बंगाल पर आने दो प्रियंका, फिर हम बता देंगे। और मैंने मैटर भी भेजा है, उस मैटर में जो मैंने पीडीएफ में भेजा है वहां पर भी इसकी चर्चा है। और थोड़ा सा प्रियंका मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, फ्रेशर हैं, हाँ प्रियंका, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कक्षा जो 8 की एनसीईआरटी, उस कक्षा 8 की एनसीईआरटी को आप लोग अवश्य देखो।
उसको देखने से आपको बहुत फायदा होगा और क्लैरिटी ज्यादा आएगी। ओके Ankur, you have not to forget anything. You have to be always active. For 2 hours, I will be active and you will be equally active. तो कुल मिलाकर आप देखते हो कि इस तरह से अब फ्रेंच कंपनी आई तो यूरोप में फ्रांस एक बहुत ही ताकतवर स्टेट था, बहुत बड़ा, ब्रिटेन की तुलना में उसका आकार भी बहुत बड़ा था, तो वो ब्रिटेन को बहुत करीब पड़ते, तो यूरोप की वो एक बड़ी शक्ति था। तो यूरोप में फ्रांस की जड़ इतनी मजबूत थी कि फ्रेंच कंपनी को, और फ्रेंच कंपनी सरकारी कंपनी थी, तो जब फ्रेंच कंपनी भारत में आई तो उसका एक मुख्य क्षेत्र था, पौंडीचेरी भी था, और उसने अपना मुख्यालय, उसका एक तरह से मुख्यालय समझो तो पौंडीचेरी ही था, और दक्षिण में मुख्य रूप से स्थापित था। हालांकि बंगाल में भी चंद्रनगर में उसकी फैक्ट्री थी, तो बंगाल में भी था। लेकिन बंगाल में क्या हुआ कि ब्रिटिश ने अपनी फैक्ट्री की जगह मजबूत कर दी, क्योंकि ब्रिटेन को मैं बता दूं कि ब्रिटेन ने 1600, घटना है 1698 में, तो 1698 में एक जो जगह बंगाल है, ये बंगाल में एक जगह है, उसका नाम है, उस जगह का नाम है, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, जैसे बंगाल में एक जगह है तो उसमें कहते हैं, उस जगह का नाम है सुतनौती, कोलकाता और गोविंदपुर। तो ये 3 क्षेत्र ऐसा था बंगाल में जो कंपनी ने वहां की जमींदारी खरीद ली, और जमींदारी खरीद के वहां पर उसने फोर्ट विलियम की स्थापना की। तो आज जिसको तुम कलकत्ता कहते हो, उस कलकत्ता का आरंभिक नाम था फोर्ट विलियम। जिसको आप आरंभ में कलकत्ता कहते हो, उस कलकत्ता का नाम था फोर्ट विलियम। और 1700 में फोर्ट विलियम की स्थापना कर दी। 1698 में 3 क्षेत्र थी, जैसे कोलकाता कहते हो ना, वही कोलकाता की जमींदारी, और गोविंदपुर था एक जगह, तो गोविंदपुर, कोलकाता और सुतनौती, ये 3 क्षेत्र था, सुतनौती, गोविंदपुर और कोलकाता। इसकी जमींदारी ब्रिटिश ने खरीद ली, और 1700 ईस्वी में वहां पर उसने फोर्ट विलियम बसाया, और वही फोर्ट विलियम उसका मुख्यालय बना, और वही फोर्ट विलियम कोलकाता है। लेकिन अगर उसको रीजेंसी भी कहते हैं, रीजेंसी का मतलब होता है जो उसका मुख्यालय। तो ब्रिटिश ने, हालांकि पहली रीजेंसी उसने सूरत को बनाई, पहली रीजेंसी सूरत थी उसकी, और फिर जो दूसरी रीजेंसी थी, जो पहली तो उसने सूरत को बनाई, और दूसरी फिर फोर्ट विलियम ही कोलकाता कहा गया। हाँ बोलो। सूरत, सबसे पहले तो सूरत में ही सबकी फैक्ट्री बनी है, और उसके बाद जैसे कोचिंग, उसका मुख्यालय कहोगे तो पहला मुख्यालय कोचिंग है और दूसरा मुख्यालय गोवा है। तो मैं आपको बताना चाहता कि इसमें एक दिलचस्प बात बताना चाहता, जैसे पुर्तगाली जब आए थे तो पुर्तगाली, जैसे ब्रिटिश ने, जो मुगल बादशाह है अभी, जैसे ब्रिटिश जिस समय आया था, तो ब्रिटिश कंपनी में आपको कहानी बता दूं, आप लोगों को शायद पता हो कि जब ब्रिटिश अपना प्रतिनिधि, तो यहाँ पर जब ब्रिटिश के प्रतिनिधि आए, वो पहले आए विलियम हॉकिंस उसका नाम था। उस समय अकबर का उत्तराधिकारी जहांगीर था, तो उसी के दरबार में विलियम हॉकिंस आया एक प्रतिवेदन लेकर। अंतर देखो कितना है, अंतर यह है कि जब उधर अमेरिका में गए तो वहां के रेड इंडियंस को दबाया, मारा, पीटा और जीत लिया। अफ्रीका के तटीय क्षेत्र में गए तो वहां पर उनको, वहां के जो जनजातीय मुखिया थे, जनजातीय में ट्राइबल्स को बोलते हैं, उनको दबाया, मारा, सताया, और वहां पर बहुत सारे अफ्रीकन लोगों को पकड़ के स्लेव बना के, दास बना के बेच लिया। और जब एशिया में आए तो यहाँ पर तो शक्तिशाली राज्य थे, तो यहाँ प्रतिवेदन लेकर एक तरह से प्रतिवेदक बनकर आए और एक अनुनय विनय करते हुए आए। उसी में जहांगीर के दरबार में जब विलियम हॉकिंस गए तो वह उस समय एक पत्र लेकर आया था, जेम्स फर्स्ट था। जेम्स फर्स्ट वहां ब्रिटिश किंग था, एलिजाबेथ का उत्तराधिकारी उसका नाती था, वो जेम्स फर्स्ट बना, स्कॉटलैंड से आया था। तो जेम्स फर्स्ट का वो लेटर लेकर आया, और वो जेम्स फर्स्ट का लेटर और किसके नाम लेकर आया, तो अकबर के नाम लेकर आया। अकबर 1605 में ही मर चुका था, 3 वर्ष पहले, लेकिन अब उस समय कम्युनिकेशन इतना तगड़ा नहीं था कि ये बात पता चल पाती। और यहाँ आया और जहांगीर को लेटर दिया और जहांगीर को खुश कर दिया। जहांगीर ने खुश होकर उसको खान की उपाधि दी, क्योंकि जहांगीर से उसने फारसी में बात की, अंग्रेजी में नहीं, उसको सम्मान करने के लिए। उन्होंने फारसी सीखी होगी। और फिर जहांगीर ने उसको खान की उपाधि भी दी,
थोड़ा एक पद भी दे दिया, एक मैंने उपहार भी दिया। और जहांगीर ने उसको कहा कि ठीक है, आप अपनी पहली फैक्ट्री आगरा में खोल लो। जब फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी तो पुर्तगाली काफी गुस्सा खा गए। पुर्तगाली को लगा कि अरे हमारा तो एकाधिकार टूट जाएगा यहाँ। ब्रिटिश को इसने अनुमति दे दी फैक्ट्री खोलने की, मुगल बादशाह। तो पुर्तगालियों ने जहांगीर पर दबाव डाला कि आप अपनी अनुमति को वापस लीजिए। अब देखो, मुगल बादशाह थोड़ा बहुत पुर्तगाली से डरते थे, क्योंकि पुर्तगालियों के पास एक सशक्त नौसेना थी और समुद्र में जाने से मुगल बादशाह को डर होता था कि कहीं पुर्तगाली समुद्र में परेशान ना करे। और एक बात मैं आपको और भी बता दूं कि मक्का जो यहां से गुजरात से जाते थे, तो मक्का जाने में भी पुर्तगाली बहुत परेशानी पैदा करते थे। कई बार, एक बार तो हरम की महिलाओं को ही परेशान कर दिया था। तो हाँ, राजपूत because Portugal was a very tiny state, it was not so resourceful, and Portuguese company was having a major constraint. And why? Because it was a government company. So normally you will find whether it may be the Portuguese company or the French company, the government country is lacking in sufficient efficiency and professional management. But whenever you find the private company, that is the joint stock company, the joint stock company is going to be much more professional in its approach, and it was owning, and it was just trying to follow the more objective commercial rules. So that's why this private company was always going ahead of the government company. And Portugal was a very tiny state. It was not having the sufficient resources, and later it was conquered by Spain itself. It was not in a position to compete with either with the British or with the French or with the Dutch. अब तो इस तरह से देखते हो कि विलियम हॉकिंस आए, और फिर तो जब आगरा में अनुमति दी तो पुर्तगालियों ने उसको, मतलब मुगल बादशाह को कहा, तो मुगल बादशाह थोड़ा दबाव में आ गया और अंत में उसने कहा ब्रिटिश से, जहांगीर ने बोला कि आप अपनी फैक्ट्री बंद कर लीजिए। तब ब्रिटिश ने विचार किया, आखिर ऐसा क्यों, मुगल बादशाह क्यों रिट्रैक्ट कर गया? तो उसको लगा कि अच्छा, मुगल बादशाह शायद पुर्तगालियों को सबसे बड़ी नौसैनिक शक्ति समझ रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि ब्रिटिश को पता चल गया कि पुर्तगालियों को सबसे बड़ी नौसैनिक शक्ति समझ रहा है, तो चलो हम थोड़ा मुगल बादशाह को अपना पराक्रम दिखा देते हैं, ताकि मुगल बादशाह को विश्वास हो चले कि भाई उससे भी पावरफुल कोई नौसेना मौजूद है, मतलब कोई नेवल पावर है, कोई नाविक शक्ति है, जिसकी नाविक शक्ति पुर्तगालियों से भी मजबूत है। और जहांगीर तो यूरोप की बात समझ ही नहीं पा रहा था। यही तो यहाँ के एशिया के जो इम्पेरर्स थे, शासक थे, उनकी कमजोरी थी कि उनको बाह्य दुनिया का ज्ञान ही नहीं था। तो उसमें क्या हुआ कि वही हुआ कि तब ब्रिटिश गए और जाके वहां पर उसने पुर्तगालियों को चुनौती दी समुद्र में। और एक मिडलिटन था ब्रिटिश नौसैनिक अधिकारी, बहुत दक्ष था। उसने 1612 के स्वाली के युद्ध में पुर्तगालियों को पूरे धूल चटाया अरब सागर में, मतलब अरब सागर में डुबो के उसके जहाजों को पीटा। जब पुर्तगाली ब्रिटिश के हाथों पीटे गए, तब जहांगीर अचंभित रह गया। जहांगीर को लगा कि अच्छा, ओहो, ये तो उससे भी पावरफुल है, और पुर्तगालियों का जवाब तो ब्रिटिश ही हो सकते हैं, हम ब्रिटिश को बेकार नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तब उसने फिर एक बार ब्रिटिश को सम्मानित किया, उनको बुलाया और कहा कि आप सूरत में अपनी फैक्ट्री खोल लीजिए। तो ब्रिटिश ने अपनी पहली फैक्ट्री भारत में सूरत में स्थापित की थी। तो ये है ब्रिटिश को भारत में आने और जीतने की कहानी। माय स्टूडेंट्स, टाइम तो आज समाप्त हो गया, मुझे यहीं रुकना पड़ेगा। मैं फिर एक बार दोनों पार्टी से अनुरोध करूंगा, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे जो वो बच्चे हैं जो प्रोफेशनल हैं और जो थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस्ड है, वो भी धैर्य रखें। थोड़ा सा फ्रेशर को भी लेकर चल रहा हूँ, और जो फ्रेशर हैं वो बिल्कुल पेशेंस रखें, मैं आपको कहीं भी दिक्कत ना होने दूंगा। आप लोग अपना अपना विचार बताइए, और मैं फिर आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूँ। देन आई विल लिव हियर एंड आई विल सी यू टुमारो। और इस बहस को आगे बढ़ाऊंगा, और एडवांस में मैं आपको PDF भेजता रहूँगा। अभी जब ये टॉपिक हो जाएगा तो उससे पहले ही मैं आपको PDF भेज दूंगा, फिर आप उसको देखोगे। और NCERT में एक सवाल जो मैंने कल दिया था होमवर्क, NCERT कहाँ रखा है? देखो, जब मैंने कल NCERT का होमवर्क आपको दिया था, वो होमवर्क देखना चाहूंगा। मैं कल होमवर्क आपको देखना चाहूंगा।
सबसे लास्ट कहाँ है? लास्ट तो है नहीं। अच्छा, हाँ, मैंने आपको होमवर्क दिया था। देखिए, ये 3 होमवर्क दिया था। ये याद करिए, ये दिया था। किन किन परिस्थितियों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्वी व्यापार पर एकाधिकार मिला? किस कारण से इसका अन्य यूरोपीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा शुरू हुई? बंद हो गया, डिस्कनेक्ट कर दिया क्या? व्हाट हैपेंड? अब क्या है? ठीक है। तो बच्चों, फिर इसको आप देख के आना। कल हम इसको आगे बढ़ाएंगे। और आज इतना ही रोकता हूं। मुझे विश्वास है कि जो फ्रेशर लोग हैं वो भी धीरे धीरे कंफर्टेबल फील करेंगे। तो टुडे आई एम स्टॉपिंग हियर।